ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इजी कैन ए स्टूडेंट आस्क यू अ क्वेश्चन। ये क्वालिटी होनी चाहिए बेटा, एक टीचर की, एक गुड टीचर की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि कितने स्मूथ वे में बच्चे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछने पर वो रिएक्ट करते हैं, इरिटेट होते हैं या रिस्पॉन्सिबल है कि ठीक है बेटा आपने जो पूछा वो बिल्कुल सही है, आपका आंसर ये रहा। दूसरा, हाउ इजी कैन ए स्टूडेंट करेक्ट यू। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली मैं कभी कभी गलत हो जाता हूं, मान लिया कि गलत हो गया, ठीक है, जनरली नहीं, रेयरेस्ट ले दूं, जनरली वर्ड को आप लोग गलत वे में ले लोगे कि हमेशा गलत होते हैं, रेयरेस्ट कभी गलती होती है, तो बच्चे क्या कहते हैं, सर आपसे एक मिस्टेक हो गई, क्या आप करेक्ट कर लेंगे, तो मैं क्या कहता हूँ, थैंक यू, मोस्ट वेलकम बेटा, ये गलती मेरे से हो गई, चाहे कोई अल्फाबेट लिखने में या स्पेलिंग, स्पेलिंग वैसे मैं ज्यादा जानबूझ के नहीं लिखता हूँ, ठीक है। Third, do you cover your ignorance or admit it and promise to do better next time? I do बेटा, I do। मैं कभी भी अपनी इग्नोरेंस यानी गलती कवर अप नहीं करता हूं, मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करता हूं जो उसको करेक्ट करता है, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बताया था कि अगर मेरे से गलती होती है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हाँ बेटा ये गलती मेरे से हुई है, और उम्मीद करता हूं कि अगली बार ये गलती ना हो, कभी कभी होती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। और चौथा, हाउ रीडली डू यू लिसन टू स्टूडेंट्स बिफोर गिविंग योर जजमेंट। सुनता हूं, बड़े तसल्ली से सुनता हूं, ये चीज आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, ठीक है। और खासकर तुम लोग को लगता है कि ऑफलाइन वाले बच्चों को नहीं सुनता हूं, तुम लोगों ने यूट्यूब वाली क्लास देखी होगी जो लाइव हुई थी, ऑफलाइन वाली क्लास का लाइव शेड्यूल चला था, स्ट्रीमिंग चला था, उसमें आपने देखा होगा कि जब मैं बच्चों को सुन रहा हूँ तो कितने तसल्ली से सुन रहा हूँ, या जब मैं बच्चों को जवाब दे रहा हूँ, जब भी उनसे कुछ बोल रहा हूँ तो बड़े ही प्यार से, लाड प्यार से उनकी बातों को मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ बेटा, कोई डाउट इसमें। यानी ये चार और बेस्ट क्वालिटी है टीचर की, कि मतलब कंक्लूड कर रहा हूँ कि टीचर बेस्ट कैसे होता है बेटा, अगर ये चारों उसके पॉजिटिव मैनर में है तो टीचर रियली टू गुड है, ठीक है। अगर टीचर से बच्चा आराम से खुलकर पूछ सकता है, ठीक है, टीचर किसी के पूछने पर कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, टीचर अगर गलती करता है तो क्या उसको डिनाई करता है, एक्सेप्ट करता है, डू बेटर नेक्स्ट टाइम करता है कि नहीं करता है, और जजमेंट कैसे देता है बेटा, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गिव द जजमेंट टू एनीवन्स एफर्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी बातें अनुभव की होगी मेरे साथ समय बिताकर, ऑफलाइन या ऑनलाइन या यूट्यूब पर, तो आपको रियलाइज होगा कि इन चारों सवालों का बेटर आंसर आपके पास है मेरे से, ठीक है। मैं बिल्कुल करेक्ट हूं ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, अगर आप लोग भी सहमत है तो ओके का बटन दबा दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी उस इंसान में क्या होनी चाहिए बेटा, क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू लर्निंग, यानी एक ऐसा माहौल बना देना कि बच्चे उसमें बड़े ही आसानी से, बड़े ही शिद्दत के साथ पढ़ाई करें। पढ़ाई प्राइमरी होना चाहिए, बाकी बातें सेकेंडरी होनी चाहिए। पढ़ाई क्या होना चाहिए बेटा, प्राइमरी होना चाहिए, बाकी बातें क्या होनी चाहिए बेटा, सेकेंडरी होनी चाहिए। हम लोग की क्लास में ये माहौल आपको दिखता होगा, हंसी मजाक अपनी जगह है, मैं कभी भी किसी को हंसने बोलने से नहीं रोकता हूँ, लेकिन जब सीमा क्रॉस होती है तब मैं उस चीज के लिए एक बैरिकेड क्रिएट करता हूँ, ठीक है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, care for the weak student, does not give up on them, find satisfaction in seeing their progress, not in their actual mark। मैंने बार बार नोटिस किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी मैं किसी कमजोर बच्चे को पॉइंट आउट नहीं करता हूं। अगर मुझे पता चल गया कि इस बच्चे में कोई कमी है तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बेटा आप अच्छा कर सकते हो, और सच में वो करता है तो वो मार्क्स चाहे जीरो लेके आए, लेकिन मैं उसके एफर्ट को मार्किंग करता हूं कि उसका एफर्ट क्या होता है बेटा, वन ऑफ द बेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेच द ब्राइट स्टूडेंट, जो ब्राइट है उसको और स्ट्रेच करता हूं, सोने को और पीटता हूं ताकि वो और अच्छा सोना बन जाए, ठीक है ना। कंटिन्यूसली स्ट्रीविंग फॉर इंप्रूवमेंट, हमेशा इंप्रूवमेंट की, मैंने क्या बोला, जिस दिन मैंने ये सोच लिया बेटा कि आई एम द बेस्ट, नो नीड टू इंप्रूव मी इन माई सेल्फ, दैट इज द एंड ऑफ माई लाइफ, दैट इज द एंड ऑफ माई टीचिंग कैरियर, ठीक है। क्योंकि मैंने एक पॉइंट पहले ही बोला था कि जो लर्निंग होता है वो बेस्ट वे होता है सीखने का। आज हम लर्न करेंगे तो कल हम डेवलपमेंट भी करेंगे। लर्निंग इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। व्हेन आई स्टॉप माय लर्निंग प्रोसेस, आई स्टॉप माय डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। इज इट बी ओके। नेक्स्ट, डज नॉट गिव अप व्हेन देयर आर प्रॉब्लम, स्ट्रिक्ट एबिलिटी। आपने देखा होगा कि कभी कभी मैं, आज ही आप देख रहे होगे कि कुछ नाम मैं स्टक नहीं कर पा रहा था, मैं रुक जा रहा था, जानबूझ के रुक जा रहा था क्योंकि गलत बोलने से अच्छा था, फिर मैं बोला था रुको बेटा, जैसे एक कैब वाला एग्जांपल दे रहा था, अजंता है, लोरा, एलिफेंटा बराबर, और एक कोई कैब है, अभी भी मेरे जहन में नहीं है बेटा, इसलिए मैं रुक गया था। आप लोग याद होगा अगर आप लोग लाइव होंगे क्लास में तो,
ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि मैं कोई भी प्रोसेस जब रन कर रहा हूं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं स्टिक रहूं ना, उसको सॉल्व करूं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो मैं एक्सेप्ट करता चलो नहीं बनेगा नहीं बनेगा, मतलब लॉस कर दो अपनी एबिलिटी क्रिएट करने से पहले मैं उसको लॉस्ट कर दूं। दैट इज नॉट द गुड थिंग। ठीक है, अच्छा आप लोग आज लाइव थे ना, जीके की क्लास आप लोगों ने देखी ना। ठीक है, आज आप लोगों ने फिर डांट भी सुना होगा कि किस प्रकार ऑफलाइन बच्चों को मैंने समझाया। होता है बेटा कभी कभी, अगर मैं पूरी एनर्जी के साथ हूं, देखो तुम लोग से कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता। आज सुबह मैं 8 बजे से पहला बैच पढ़ाना शुरू किया, अभी 9 बजे तुम लोगों के साथ खत्म करूंगा। तो मैं भी इंसान हूं। आज तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, दिन भर में मैंने केवल 4 कप चाय पिया था। मैं अपने आप की तारीफ नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि डेडिकेशन किसको कहते हैं। कोई मेरा डेडिकेशन, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं जिसके प्रति पंचुअल हूं, अगर मैं अपनी पंचुअलिटी फुलफिल नहीं करूंगा तो मैं क्या सच में एंड ऑफ द डे अपने आप को जस्टिफाई कर पाऊंगा कि अरे यार मैं तो टीचर बनता फिरता हूं और बच्चों को नहीं। ठीक है, यानी अगर एक बच्चे के प्रति भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने सुना होगा कि लास्ट में मैंने कहा कि लॉ का बच्चा कौन है, केवल 2 बच्चे रुके थे क्योंकि बेचारे थक चुके थे, फिर भी वो मेरे साथ 1.5 घंटे पढ़े हैं बेटा, बिकॉज दे आर ऑल्सो डेडिकेटेड टू टेक द क्लास। तो अगर वो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है 2 घंटे की क्लास मैंने 1.5 घंटे ले ली, आधे घंटे पहले छोड़ दिया, क्या दिक्कत हो गई, कोई तूफान आ गया नहीं। डेडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन द टीचर, और यही भी टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी होना चाहिए। ओके प्रोसीड। विलिंग टू फेल, ठीक है, इच्छा है, हारने दो ना, मैं क्या बोलता हूं, होने दो, गलत गलतियां करके ही तो सीखेंगे। सब कोई अगर सही कर लेता तो गलतियां कौन करेगा, और अगर हम एक बार गलती कर लेंगे तो जीवन भर वो हमसे गलत नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा, विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, हमेशा हमेशा एक्सपेरिमेंट के मूड में रहिए। पढ़ाई का ही नाम एक्सपेरिमेंट है। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो नई नई चीजें कैसे सीखेंगे, अगर एक्सपेरिमेंट करने से ही डरेंगे तो भी हम गलत चीजें सीखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, ध्यान से समझ लेना बेटा। अच्छा बेटा, मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा, मैं जितनी देर मेरी गाड़ी चल रही है ना मैं चलाऊंगा, ठीक है ना बेटा। जब लगेगा मुझे कि अब ओवरडोज हो गया, लिमिट से बाहर हो गया, तभी रोकूंगा, ठीक है ना बेटा। इसलिए मुझे पता है 1.5 घंटे की क्लास है, लेकिन मैं बिल्कुल सच में अंदर से प्रॉमिस नहीं करूंगा कि 1.5 घंटे में चला पाऊंगा कि नहीं। चल जाएगा, वेल एंड गुड, क्रॉस फिंगर है इसके लिए, ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज सपोर्ट बना के रखना। नेक्स्ट क्या बेटा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंसान को भी, टीचर को भी, पर्सन को भी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ एडजस्ट भी करते रहेंगे, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मैंने अभी एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने कहा कोई बात नहीं सर, हम एडजस्ट करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पहले कोशिश करूंगा नहीं एक भी मिनट मेरा मिस ना हो। क्यों? क्योंकि वीक में एक ही क्लास मिली है, वो भी 1.5 घंटे की मिली है, मैं अपने बच्चों को पूरा एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, दिस इज कॉल्ड स्टिक टू फेल। मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन इच्छा भी है कि फेल हो गया तो अगली बार फिर उभर के आऊंगा। दिस इज व्हाट, दिस इज विलिंग टू एक्सपेरिमेंट। इज इट बी? यस। नेक्स्ट, स्टार्ट स्ट्रिक रिलैक्स लेटर इन द ईयर। आप ध्यान रखना, मैं हमेशा क्या कहता हूं, शुरुआत हमेशा जोरदार करो। अगर शुरुआत एकदम स्ट्रांग होगी ना बेटा, तो बीच में थोड़ा रिलैक्स भी होगा ना। जैसे मान लो हम लोगों ने 3 मैराथन इतने अच्छे से किया ना कि आज थोड़ा अगर हमारा बैटरी लो भी जाएगा तो हम रिलैक्स में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम एडवांस चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कोई लापरवाही नहीं की है। हमने अगर 1 घंटे ही पढ़ा है तो ईमानदारी से उसका पूरा आउटपुट निकाला, एक एक मिनट एक एक सेकेंड का। तो अगर हम बीच में थोड़ा रिलैक्स भी होंगे तो हमारा क्या लगेगा, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा रिलैक्स मोड में ही चल लेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेक प्लस रिलैक्स। इज इट बी? आपका जवाब होगा यस सर, सेटिस्फाइंग। नेक्स्ट, when they say something they do it, when they say something they do it, they never announce anything that they are not willing or able to do। अभी मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा कि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं पहले डाउन होऊंगा, लेट डाउन होऊंगा, लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी नहीं होगी तभी मैं क्या करूंगा, लेट डाउन करूंगा। लेकिन मेरे अंदर वो हारने की इच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मैं थोड़ी देर खामोश हो जाऊंगा, बेशक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा लूंगा खामोशी के साथ, लेकिन हारूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो भी ना हो तब मैं कहूंगा कि चलो बच्चों आज मुझे माफ करना, आज ये सफर यहीं तक का था। ये जवाब होगा मेरा जब मैं सारे अपने वेपन्स यूज कर लूंगा तब, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में नहीं। इसीलिए स्टार्ट स्ट्रिक करना है, क्लास में एकदम टाइम पर पहुंचो, पंक्चुअलिटी के साथ पहुंचो, ताकि बच्चे एकदम एनर्जेटिक हो।
चाहे मैं ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, स्ट्रिक्ट टाइम से पहले पहुंचता हूँ। आप लोगों ने नोटिस, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पंचुअलिटी बता रहा हूँ, डिसिप्लिन बता रहा हूँ। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि ठीक 7:02 या 3 पर मैंने लिंक जनरेट कर दिया था। क्यों? मैंने हमेशा बोला कि आधे घंटे पहले बच्चों को लिंक जनरेट करके दे दो, ताकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए कि हाँ अब हमें एकदम क्लास शुरू करनी है। मेंटली प्रिपरेशन इज बेटर देन द फिजिकली। नेक्स्ट बेटा, ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग द केयर टेकर एंड द क्लीनर्स। मैं, आपने देखा होगा, मैं आप एक बात बताऊं, बीच बीच में आप लोगों ने देखा होगा ना, मैंने बोला ना संजय भैया को बुला दीजिए। संजय भैया हम लोगों के एकदम बढ़िया भाई की तरह है, वो हमारे केयर टेकर मेंटोर सब कह लो उनको, ठीक है। तो मैंने संजय भैया को धीरे से माइक हटा के कोई रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे उस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, ठीक है। ये क्या है? रिस्पेक्ट दो, ठीक है। बीच बीच में मैं प्रशांत सर का नाम लेता रहता हूँ, जो हमारे बगल में एडिटिंग करते रहते हैं। कुछ भी गलत होता है तो उसको रोकते हैं, ताकि कोई गलत बच्चा बदमाशी ना कर पाए। तो ये क्या है? सब हमारे टीम मेंबर्स हैं, सब हमारे भाई, हमारे टीचर। ये क्या हम लोग के अंदर रिस्पेक्टनेस की फीलिंग है, चाहे वो राहुल सर हो, प्रशांत सर हो, सुहेल सर हो, सोनू सर हो, रजा सर हो, या जो भी बाकी टीचर्स हमारे प्यारे बंधु हैं, उन सभी के साथ सबको अगर हम रिस्पेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा माहौल क्या होगा? एकदम पॉजिटिव होगा, एकदम। अब मैं यहीं पर किसी और इंसान का नाम दूं तो आप लोग को नहीं पता, मैं बोलूं कि हाँ जितेंद्र से मेरे रिश्ते अच्छे हैं, तो तुमको पता होगा कौन है जितेंद्र? नहीं ना बेटा। तो ऑलवेज गिव द एग्जांपल, रिलेवेंट एग्जांपल देना है, जो कि आपको पता हो। जैसे अब आप लोग संजय भैया को जान गए हो, बीच बीच में आते हैं, ठीक है। प्रशांत भैया, प्रशांत सर हमारे बगल में बैठ के एडिटिंग करते रहते हैं। राहुल सर को आप सभी जानते हो, सुहेल सर, सोनू सर को आप लोग देखते हो। तो ये क्या चीजें हुआ? एग्जाम्पल हमेशा विद इन द कॉन्टेक्स्ट का दो, ताकि बच्चे को उस एग्जाम्पल की वैल्यू भी समझ आए और बच्चा सेटिस्फाई भी हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, बच्चा बोले हाँ सर ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं, दिस इज नॉट बी द गुड वे। नेक्स्ट, एंड टीचर देयर क्लासेस टू रिस्पेक्ट एवरीवन द स्कूल, ठीक है। अब जैसे स्कूल में हम गए बेटा, तो स्कूल में भी हमें सबको सम्मान देना। मैं एकदम अभी अपना अनुभव बता रहा हूँ कि स्कूल का शायद ही ऐसा कोई कर्मचारी होगा जो मुझे ना जानता हो, चाहे वो मेरे 10th तक की बात हो या मेरे 11th 12th या कॉलेज लेवल तक की बात हो, क्योंकि हर किसी से मैंने रिश्ता बनाया, चाहे वो मेरा टीचर हो या ना हो, चाहे वो फूल में पानी डालने वाला माली हो, क्रिकेट ग्राउंड तैयार करने वाला क्यूरेटर हो, विकेट तैयार करने वाला क्यूरेटर हो, यहाँ तक कि कैंटीन में खाना खिलाने वाला वेटर भैया हो या अन्ना हो, कोई भी हो। आज भी हम लोग जब कॉलेज जाते हैं तो दे रियली गिव अस द रिगार्ड एंड लव्स, ठीक है। हम भी उनको रिगार्ड और लव्स देते हैं। अगर उम्र में वो हमसे बुजुर्ग थे तो पैर भी छूते थे। ये क्या बेटा? रिस्पेक्ट दिया हमने, और वही रिस्पेक्ट हम आज वापस पा रहे हैं। वही रिस्पेक्ट हम आज एक दो बच्चों के पेरेंट्स आए तो वो मुझे नमस्ते करे, कितना बड़ा रिगार्ड है मेरे लिए। यू कैन थिंक दैट, कि मेरा उस समय अंदर से मैं कितना महसूस होता हूं कि एक 50-60 साल का इंसान आकर मुझे कहता है नमस्कार सर कैसे हैं आप, आपका नाम क्या है, दे आस्किंग टू माय नेम। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन उनको दे रहा हूं, ठीक है, उनके बच्चे के पढ़ाने के चलते। और आज एक पेरेंट्स ने बहुत बड़ी बात कही कि सर एक क्लास अभी मेरे बच्चे ने आपसे पढ़ा 1 घंटा, लेकिन वो सबसे बेस्ट क्लास है उसके जीवन का, और इतना स्माइल करता हुआ घर गया है कि मैं खुश हो गया कि आज सच में ये पढ़ के आया है। ऑफलाइन का बच्चा है, क्लैट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उस समय सोच लो, मैं उनके सामने तो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाया बेटा, लेकिन मन ही मन कितना खुश हो रहा था कि चलो एटलीस्ट एक पेरेंट्स ने मेरे क्वालिटी को मेरे सामने तो उजागर किया, कि उनका बच्चा जो कभी मायूस होकर जाता था, उदास रहता था, एक क्लास लेकर कितना एक्साइटेड है, यानी उसको समझाने वाला कोई तो उसकी तरफ मिला है। दिस इज व्हाट, गिव द रिस्पेक्ट एंड टेक द रिस्पेक्ट। क्वालिटी जो आधा अधूरा छोड़ा था वो फाइनली हमने क्या किया बेटा? कंप्लीट किया। डन यहां तक? कोई डाउट? एक बार ट्वीट करो ओके का। अभी पहले अब हम लोग थोड़ा सा 3-4 एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर हम लोग ये वाला पीपीटी शुरू करेंगे, जो पीपीटी नंबर 2 है, फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग टीचर्स, ठीक है ना बेटा। तो पहले फटाफट 17 to 22 तक हम लोग 5 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए ओके का। थोड़ा सा धीरे धीरे क्लास लेके चलूंगा, ज्यादा तेज आवाज में नहीं बोलूंगा बेटा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और क्षमा ग्रांटेड भी है, आई नो दैट। चलो, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, बी प्रिपेयर। व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट नोटिस, ठीक है, ये शायद कर लिया था लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हो गया। कि बिना नोटिस के, बिना इंफॉर्मेशन के एग्जाम लेने का क्या फायदा है? बिना नोटिस के एग्जाम लेने का फायदा क्या है? दे क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट एंड कीप देम रेगुलर एट स्टडी। दे कैन बी टेकन व्हेन द टीचर हैज नॉट प्रिपेयर अ लेसन, ठीक है। बहुत जगह होता है, जानबूझकर बहुत जगह इंस्टीट्यूट वाले पहले ही कह देते हैं कि सर एक काम करिए ना, 5-6 टेस्ट पेपर बना के एडवांस में दे दीजिए, कि खुदा ना खास्ता किसी दिन अगर आप ना आए तो इमरजेंसी में लगा देंगे, ठीक है, ये भी अच्छा चीज है। लेकिन आप नहीं आए ना बेटा, लेकिन अब टीचर अपना लेसन ही प्रिपेयर नहीं करे, दिस इज व्हाट, दिस इज बैड थिंग। तो आप इस कारण से मत ऐसा करिए।
दे हेल्प इन द करेक्ट इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज और ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखिए बेटा, बिना नोटिस के एग्जामिनेशन लेने का सबसे मेन पर्पस होता है दे हेल्प इन द करेक्ट इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स नॉलेज। क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करेंगे, उनको अगर हम पहले से अनाउंस कर देंगे तो प्रिपेयर होके आ जाएंगे, तो हमें एग्जैक्ट ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट नहीं पता चलेगा बेटा। इफ वी नीड एग्जैक्ट ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट देन वी नीड अ सरप्राइज टेस्ट। क्या हम सरप्राइज टेस्ट उनका लेंगे तो दे कैन डू बेटर और लेस बेटर। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन बोर्ड, 18 ऑन बोर्ड। इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। क्या बेटा, ये शायद हो चुका है लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, आगे कर देते हैं बेटा। फिजिकल बिल्ड, बिहेवियर बिल्ड, फिजिकल अपीयरेंस, नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए बेटा, नॉलेज होना चाहिए, कि टीचर का नॉलेज उसके इफेक्टिवनेस को शो करता है, फिजिकली बिल्ड का नहीं। बार बार सुहेल सर मेरे से कहते हैं अरे आप तो सर एकदम टीचिंग वाली फीलिंग में रहते हो, फिट लगते हो। नहीं, जरूरी नहीं है। सुहेल सर जब क्वांट्स पढ़ाना शुरू करते हैं, टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं तो अलग ही फॉर्म में चलते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनका नॉलेज है बेटा। सोनू साहब जब क्वांट्स पढ़ाते हैं तो वो अपना नॉलेज एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना वे ऑफ टीचिंग है, सब अपने अपने फील्ड में चैंपियन है। तो बेटा क्या है, उनका फिजिकल बिल्ड है नहीं, उनका बिहेवियर नहीं, फिजिकल अपीयरेंस नहीं बेटा, उनका नॉलेज उनको सुपर बनाता है। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 19। Our examination system is defensive, outdated, well planned, without any defect। ध्यान से सोचना, हम अपने अपने टीचिंग के कभी भी अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को नेगेटिव प्रेजेंट नहीं करते हैं बेटा, नेगेटिव प्रेजेंट नहीं करते हैं। पहले आप लोग आंसर दीजिए फिर मैं देखता हूं। अच्छा, आप लोगों ने आंसर एकदम दे रखा है, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। यस, वेल प्लान्ड है बेटा। क्यों? आपने सुना होगा कि सबसे पहले हाफ ईयरली होगा फिर एनुअल एग्जाम होगा। हाफ ईयरली में पहले तो हमारा क्या होता था, हाफ सिलेबस आता था। अब क्या हो गया है, बच्चों को यूनिट सेपरेट दे दिया जाता है कि ये यूनिट ये यूनिट ये यूनिट आ रहा है। एनुअल में भी ये यूनिट ये यूनिट, पहले हमें एनुअल में फिर से पूरी किताब पढ़नी होती थी। ठीक है ना, यहाँ तक कि जब मैंने 10th का पेपर दिया था बेटा तो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का सिलेबस पढ़ना था। जब 12th सीबीएसई बोर्ड से नहीं दिया था बेटा, ध्यान रखना, लेकिन जब 12th पढ़ते थे उस बोर्ड से लोग तो उनको 11th और 12th दोनों पढ़ता था। सीबीएसई में तो एक साल का ही पढ़ना पड़ता है बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 ऑन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन बोर्ड। व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड्स ट्यूशन। ट्यूशन के प्रति टीचर का क्या नजरिया होना चाहिए। नेक्स्ट, ही शुड ऑलवेज गिव, he should do it as charity, he should never give, he should be sensitive that he does not harm the principal of school। सोच समझ के जवाब देना, क्या होना चाहिए। आप सभी का जवाब आ चुका होगा, यस, बहुत बढ़िया। कि टीचर को मना नहीं कर सकते हैं, चैरिटी करेगा कोई उसका यूजफुल नहीं उठाएगा, उसको यूजफुल नहीं समझेगा बेटा, ध्यान रखना। तो क्या करना चाहिए उसको, कि काम करना चाहिए, लेकिन उसको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी जिस संस्था से वो जुड़ा हुआ है, जिस संस्था से जुड़ा हुआ है उसको वो नुकसान ना पहुंचाए, यानी उसकी गरिमा को कभी भी चोटिल ना करे। यानी जो गरिमा है इंस्टीट्यूट की या स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको कभी भी डिसमिस ना करे या उसको चोट ना पहुंचाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 ऑन बोर्ड। डैश क्लेम दैट साइकोलॉजी इज अ डिफिनिट नॉलेज ऑफ बिहेवियर। ये किसने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। VVI है। पहले 1 मिनट आप लोग अटेम्प्ट करें, फिर मैं देखता हूं कि आप लोगों में से 21 का आंसर कितने लोगों को पता है। 21 का आंसर कितने लोगों को पता है, और शायद मैंने ये पहले एक बार बोला भी है बेटा। that claim that psychology is a definite knowledge of behavior। दिमाग को पढ़ने की कला साइकोलॉजी कहलाती है, सोशोलॉजी समाज को पढ़ने की कला कहलाती है, एंथ्रोपोलॉजी मानव सभ्यता को पढ़ने की कला कहलाती है बेटा। ठीक है ना, चलिए राजा शुरू करते हैं। आंसर है हमारा स्किनर। ध्यान रखना बेटा, स्किनर ने ये क्लेम किया था कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर को पढ़ने का डेफिनेट है। ठीक है ना, एकदम डेफिनेट नॉलेज ऑफ बिहेवियर है। बिहेवियर को पढ़ने के लिए साइकोलॉजी चाहिए। बिहेवियर अगर हम किसी का पढ़ पाते हैं तो हमारे लिए बेस्ट गुण होता है, वन ऑफ द बेस्ट गुण होता है। 22nd, इफ ए स्टूडेंट इज डिनाइड इन अ क्लास हाउ कैन ही बी मोटिवेटेड टू स्टडी अगेन इन द सेम क्लास। ध्यान से सोच लेना कि अगर एक बच्चा एक बार मना कर दे कि नहीं भैया मुझे नहीं पढ़ना है, बात खत्म, नहीं पसंद है मुझे ये क्लास, नहीं पसंद है मुझे इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी फॉर्म में नहीं, तो कैसे उस बच्चे को मनाया जा सकता है सोच समझ के। क्या टीचर काउंसलिंग करेगा तब? टीचर से क्यों, टीचर से ही नाराज होगा तभी तो। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है, स्टूडेंट काउंसलिंग की जरूरत है, पेरेंट्स काउंसलिंग की जरूरत होगी। ध्यान रखना, टीचर से नाराज होगा, टीचर से समझ नहीं होगा इसलिए आउट हो जाएगा। स्टूडेंट का कभी भी वो नहीं मानेगा क्योंकि वो कहेगा भैया तू फंस गया इसलिए हमें फंसा रहा है।
पेरेंट्स तो ऑलरेडी काउंसलिंग करके भेजते हैं ना बेटा कि हमने तुम्हारे लिए बेस्ट सर्च किया है, तुम एक बार जाकर वहां पे क्लास ले लो या देखो, तब वो तो ऑलरेडी पहले ही बच्चे को कन्विंस कर चुके हैं ना बेटा। तो आंसर क्या होगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी। कुछ ऐसी बातें उस बच्चे को बताई जाएगी काउंसलर के द्वारा ताकि उस बच्चे को उस जगह की अहमियत समझ आ जाए, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। नहीं दीपाली बेटा, पेरेंट्स की बातें तो वो पहले ही सुन लेगा ना बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। ऑलरेडी वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के दौर से गुजरकर इस जगह पर आएगा। तो पहले आपको उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस की वैल्यू समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अभी लगभग लगभग आधे घंटे का जो हम लोगों ने सेशन गुजारा, उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पहलू देखे, गुड टीचर की क्वालिटी समझी, कुछ प्रश्न पूछे उसके जवाब दिए। ठीक है, और फिर हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू किया। सर बी और डी में कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं दीपाली, बी क्या साइक्लो, डी ऑलरेडी चलता है दीपाली। बेटा पहले कोई भी पेरेंट्स किसी बच्चे को कन्विंस करते कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, तो मम्मी पापा हम ये करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, चलो इस इंस्टीट्यूट में एक बार डेमो ले लो। अच्छा जी पापा आप चलिए, हम चलते हैं आपके साथ। उसके बाद मान लो बच्चा जाके कहता है कि नहीं हमें तो करना ही नहीं है, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे हमारे पास आके कि देखिए ना सर मान नहीं रहा बच्चा, अब हम क्या करें, हम तो आपके पास ही लेके। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है सर एक बार भेजिए ना। तो हम काउंसलर मैम के पास उसको बैठाएंगे। काउंसलर मैम उससे उसके व्यक्तिगत, पर्सनल, अनपर्सनल, पब्लिक सारे रिलेशन की बात का पूरा धज्जिया उड़ाएंगे, बढ़िया से पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, धज्जिया उड़ाना मतलब नेगेटिव नहीं बेटा, पूरा पोल खोलेंगे उसका, और उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तब वो बच्चा मान लो कह देगा कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में सब मेरे से तेज है, मैं कमजोर हूँ। अब उसको क्या करेगी, वो काउंसलिंग करके उसको कन्विंस करेगी कि नहीं बेटा, क्लास एक ऐसा जगह है जहां हर किसी को अपने तरीके से पढ़ने का राइट है। ठीक है, अब ये तय करना है टीचर को कि किससे किस प्रकार के सवाल वो पूछने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना मेरी बात। इसलिए एक क्लास में टीचर पढ़ाता सबको एक जैसा है, लेकिन सब एक जैसे पढ़ रहे हैं ये तय नहीं है, सब एक जैसा समझ रहे हैं ये तय नहीं है। ठीक है, आप ही लोग एमसीक्यू करते हो सकता है कि किसी बच्चे का कभी गलत ही नहीं होता है, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन राइट होते हैं, कुछ बच्चे का सारा ही क्वेश्चन गलत होता है। तो अभी मैंने क्या बोला, सारा गलत होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बच्चा नकारात्मक है, नेगेटिव है, ठीक है, नालायक है, नहीं। मैंने क्या बोला, एटलीस्ट ही और सी ट्राई टू डू समथिंग ना बेटा। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट यू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सबसे पहले आप अटेम्प्ट करना सीखिए। व्हेन यू थिंक दैट योर अटेम्प्टेशन इज नेगेटिव, तब आप अपने अटेम्प्ट करने का नजरिया बदलिए कि क्वेश्चन को बस क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं कि सच में कुछ हमें पता है इसलिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। होप यू गॉट माई पॉइंट। पक्का, चले दूसरा सेशन शुरू करें। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटा टीचर्स इफेक्टिंग टीचिंग, फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, एक्चुअली ये टीचर वहां होना चाहिए था। ठीक है, चलो मैं यहां से एक बार इरेज कर दे रहा हूं इसको, तुम लोग इसलिए कंफ्यूज होगा कि ये बातें यहाँ क्यों लिखी है। सबसे पहला व्यक्ति कौन है बेटा जो टीचिंग को इफेक्ट करेगा, वो टीचर है, सबसे मूल स्तंभ है। क्योंकि टीचिंग क्या है बेटा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन है। देखते हैं, टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग मतलब अभी जो आप लोग को क्लास मिल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, मैं हूं। सब कुछ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मान लो मैं अब एक बार भी बोलने की हालत में नहीं हूं, तो पढ़ाई रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, मैं हूं। एज अ टीचर मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हूं। इस पूरे क्लास को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा, हमारी है। हमारी मतलब मेरी है। ठीक है, अब देखिए, बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड इफेक्टिव मेथड, और टीच कुड एक्सप्लोर द राइट टैलेंट ऑफ द लर्नर टू हेल्प देम टूवर्ड्स क्वालिटी लर्निंग प्रोसेस। आप लोग देखते नहीं हो कि मैं जब आप लोगों को पर्सनली पढ़ाता हूं, मतलब जब केवल आपके बैच को ऐड करके पढ़ाता हूं, चाहे वो 10-12 जो भी हो, टोटल 20-25 बच्चे हो, आप लोग पता है आप लोग के बैच में, बेशक लाइव नहीं आते हो लेकिन क्लास सभी देखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो 20-25 का जो आप लोग का एकदम क्रीम लेवल का बैच है, मैं मेरी बात जो बाद में भी सुनता होगा, रिकॉर्डेड में भी सुनता होगा, तो वो 1 मिनट पॉज करके सोचता तो होगा कि अरे यार, सर के क्लास में बच्चा हो या ना हो, लेकिन सर के पढ़ाने के वे में कभी कोई चेंजेस नहीं आता है, उनके अंदर बोरियत नहीं दिखती है, वो लेजी नहीं होते हैं। अगर वो लेजी होते हैं तो एनर्जी करने के लिए सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, तो उनके अंदर से खुद वो आवाज निकल के आती है कि भैया तू खुद लेजी हो रहा है, सामने वाले को क्यों मोटिवेट कर रहा है, खुद एनर्जी। तो ये क्या है बेटा, टीचिंग का मेन पर्पज क्या है बेटा, ऑलवेज मोटिवेट फ्रंट पर्सन को। दूसरी बात है, आपको उसके बिहेवियर में चेंज करना है। टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या था कि लिमिटेड इन्वायरमेंट में, क्लोज इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, बिहेवियरल चेंज करना है। किसका बेटा, स्टूडेंट का।
और स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अप टू डेट रखो अपने आप को। इज इट बी? प्रोसीड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर ऑफ टीचर। अब ध्यान से देखना कि टीचर तो मेन फैक्टर है, लेकिन टीचर के लिए भी कुछ फैक्टर है। हर टीचर अच्छा हो जरूरी नहीं है, हर टीचर बुरा हो जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला था? नॉट अ सिंगल टीचर इज बैड, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज बैड, द सिचुएशन और द टाइम ऑफ रिलेशन इज बैड और गुड। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, एक अच्छा टीचर का सबसे बेस्ट बात क्या होगा? एजुकेशन क्वालिफिकेशन। Learning of different subject and area can provide highly value instruction which can affect than one who with only general degree। ध्यान से समझना बेटा। सपोज दैट मैं थोड़ी अपनी बुरी बुरी तारीफ कर लूं कि मेरे पास 2 मास्टर डिग्री है, ठीक है, 2 एमए मैंने किया है बेटा, डबल एमए जिसको कहते हैं। एक मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है बेटा, और एक मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। ठीक है, अब एटलीस्ट जिस व्यक्ति ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है उससे तो लगभग लगभग मैं 6 गुना ज्यादा टैलेंटेड हो गया। क्यों? क्योंकि वो केवल 12वीं तक पढ़ा है, मैं मान के चलो मैं 18वीं तक पढ़ा हूं, तो लगभग लगभग उससे 6 साल का अनुभव मेरे पास ज्यादा है। सॉरी माई फॉल्ट बेटा, 4 साल, 2-2 साल का होता है मेरी गलती बेटा, मैं ग्रेजुएशन को काउंट कर गया। ठीक है, तो मैं उससे 4 गुना ज्यादा जानता हूं बेटा। एटलीस्ट उसने 15 पढ़ा, उसने 15 पढ़ा है, तो मैं क्या पढ़ूंगा बेटा? 15×4=19 की डिग्री है मेरे पास। ध्यान समझना, डबल एम में। दूसरी बात, मैंने दोनों एक जैसे सब्जेक्ट है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक में आपको राजनीति विज्ञान पढ़ा है, एक में आपको लोक प्रशासन, दोनों एक ही के अंदर है, लेकिन उसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये क्या है? ठीक है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। पता है यही सब शब्द ना अंदर से ऊर्जा भरते हैं, शरीर में एनर्जी थोड़ी कम भी लगती है, लेकिन ये सब जो भारी भारी शब्द आते हैं ना, ठीक है। कल जैसे मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, उस बच्चे का कमेंट मैं भूल नहीं रहा हूँ, पता नहीं उस बच्चे ने क्यों बोला कि सर ये क्लास हम लोगों की दुनिया है और आप उसके भगवान है। सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन लगा कि इस बच्चे को कितना प्यार है मेरे से। जैसे वो अंकित महतो बच्चा आता है, ठीक है, एक एक बच्चे का नाम याद रहता है मुझे। आप लोगों को सबसे ज्यादा यही अच्छा लगता है ना कि मैं आप सभी का नाम लेके पढ़ाता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको यही लगती है कि सर कभी भूलने देते ही नहीं कि हम क्लास में बैठे हैं। चाहे वो ऑफलाइन खड़े होके पढ़ाए, ऑनलाइन खड़े होके पढ़ाए, यूट्यूब पे पढ़ाए, एटलीस्ट 500 कमेंट है तो 500 कमेंट को कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। ये क्या बेटा? आपकी अहमियत को समझाता हो कि हाउ मच इंपॉर्टेंट यू ऑल आर। यही चीज है कि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के अंदर भी वो क्वालिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। You compare the teacher who had a M.Ed or PhD, you will be able to identify the different way to thinking and imparting knowledge of to student। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? स्किल है। पहले यहां पर खत्म हो जा रहा है बेटा, ध्यान रखना। यहां पर पहला पॉइंट खत्म हो रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि जितना एजुकेशन, अगर सच में स्टूडेंट अच्छा रहा होगा तो जितनी ऊपर डिग्री लेगा ना उतना अच्छा होगा। दूसरा क्या होता है बेटा? स्किल। टीचिंग टैलेंट इज डिफरेंट साइकोलॉजी। वन हु हैज द हायर डिग्री कांट एश्योर। ध्यान रखना, ऊंचा मकान फीका पकवान भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मेरे पास 36 डिग्रियां होंगी तो मैं बहुत ही टैलेंटेड हूं। आपको याद होगा जब टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास हमने शुरू की थी, तो मेरे एक शब्द हमेशा जीवन का गांठ बांध लीजिए, यू आर बेस्ट टीचर व्हेन यू एक्सप्रेस लेस नॉलेज इन अ ग्रेटर वे। जब आप कम नॉलेज को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी सीख जाओगे ना, तो बड़े को तो कोई भी कर देगा। इसीलिए जो फर्स्ट आता है या जो सेकंड आता है उसको फर्स्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कभी पास ही नहीं हुआ है उसको मेहनत करा के फर्स्ट दिलवा दीजिए, फर्स्ट रैंकर बनवाइए। दैट इज द मोस्ट अचीवमेंट। यह आपके लिए सबसे बड़ा आपके जीवन का अचीवमेंट होगा। तो क्वालिटी यही है, स्किल यही है, टीचिंग स्किल, कि आपके टीचिंग स्किल से वो गुण है कि नहीं है। इसीलिए कहा है कि ऊंची डिग्री एश्योर नहीं करती है कि आप राइट टीच करोगे। कभी कभी आपका एक्सपीरियंस आपकी ऊंची डिग्री के ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है, कांट एश्योर ही हैज राइट इंस्टिंक्ट एंड कैन टीच इन अ बेटर वे देन अदर्स। मैंने बिल्कुल बोला है कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। टीचिंग स्किल ऑल अबाउट यू कनेक्ट विथ स्टूडेंट। ठीक है, अभी कैसे कहा, नंदनी और हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना नहीं है। इस बच्ची का मुश्किल से 5 से 6 क्लासेस हुई है, लेकिन इस बच्ची के कलम से ऐसी बातें मेरे लिए निकलना इसका सम्मान है। ये मेरे सम्मान में ये बात कह रही है। आप सभी कहते हैं, चाहे रेनू हो, दीपाली हो, नंदनी हो, मीनू हो, सभी बच्चे, सुजाता हो, मिसबा हो, मारिया हो, सब मेरे लिए ये शब्द कह सकते हैं, कहते भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो अनुभव
उनके पास आ चुका है कि सामने वाला इंसान किस लहजे में हमें पढ़ा रहा है, किस वे में हमें पढ़ा रहा है। क्या वो सच में अपनी डिग्री का केवल दिखावा करता है या हम तक जुड़ने की कोशिश करता है? क्या हम उससे महसूस करते हैं लगाव कि हाँ सर, आप जो बोल रहे हो हम महसूस तो कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही लहजा है हम आप सभी का। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जब ऐसा हम चाहते हैं वैसे वे में क्लास चल रही है, तो ये क्या होता है? कनेक्टिविटी बोलते हैं ना, वाइब्स आ रही है कि क्लास में लगता है कि हाँ हम जिंदा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। इसको हम किसमें काउंट करते हैं बेटा? स्किल में काउंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। It depends on the method of teaching you apply, your way of explanation and engagement with the student in the classroom. आप किसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो? जरूरी नहीं है कि मैं जिस बच्चे का बार बार नाम लेता हूं वो सच में ही नालायक हो, ठीक है, या सच में ही बहुत होनहार हो सकता है कि मैं बाकी उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता या नहीं लेना उचित समझता हूं जिसको मैं पंच करना चाहता हूं। हो सकता है कि उसके अंदर मैं वो इंस्टिंक्ट पैदा करना चाहता हूं कि देख लो, तुम्हारा नाम मैं नहीं ले रहा हूं लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद है। इसलिए कभी कभी कोई बच्चा अगर डायरेक्टली अपनी वैल्यू नहीं समझता है ना, तो उसके साथ इनडायरेक्टली बिहेव करना पड़ता है। कहावत आपने सुना होगा, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, घी सीधी उंगली से क्यों निकलेगा भाई? सीधी उंगली से कभी घी निकलता है? अरे चम्मच यूज कर लेते या बोतल को ही पलट दो, घी निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई लोग क्या कहते हैं, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दिस इज व्हाट, दिस इज वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है ना, तो पार्ट ऑफ द जोक था, लेकिन आपको रियलिटी पता होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे से आपको कोई बेस्ट वे निकालना है तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली निकलेगा, कभी कभी इनडायरेक्टली पंच लाइन मार दो, कहानी बिल्कुल सटीक निशाने पर लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा, टीचर नीड टू हैव मास्टरी ऑफ द फॉलोइंग स्किल। मास्टरी का मतलब क्या है? एटलीस्ट 85% से मोर उस विषय के बारे में उसको जानकारी हो जिसको वो पढ़ा रहा है। ठीक है, एटलीस्ट अगर इससे कम है तो वो मास्टर कहलाने लायक नहीं है, वो मास्टर कहलाने लायक नहीं है। उसका गुण उसके नॉलेज में झलकना चाहिए। देखते हैं कौन कौन से स्किल की बात करता है बेटा ये। कम्युनिकेशन स्किल फॉर बेटर इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट। आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपके शब्द आपके वे ऑफ टीचिंग को एक्सप्रेस करता है कि सच में आप किसी को इंगेज रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा, यूज ऑफ टीचिंग एड इफेक्टिव। आपने देखा होगा कि जब मैं ऑफलाइन पेन टैब का यूज करता हूँ, यानी जब डिजिटल बोर्ड का यूज करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ रंग बिरंगे कलर का यूज करना, या आप लोग को जब पढ़ाता हूँ तो अकॉर्डिंग टू पीपीटी में अपने कलर को क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। मुझे जहां जरूरत होती है मैं कैमरे के सामने आ जाता हूँ। जब मुझे महसूस होता है कि मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो आपने देखा होगा मैं इस वे में रिलैक्स मोड में चला जाता हूँ, पर मेरी आवाज आप तक जाती है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं लैपटॉप का, पेन टैब का, कैमरे का, अपने चेयर का, अपने बैकग्राउंड का, सब कुछ का यूज करता हूँ। ये क्या कहलाता है? ये टीचिंग एड्स कहलाता है, क्योंकि मैं डिजिटली आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपके सामने खड़ा रहता तो मेरी भाव भंगिमा, मेरे हाथ चलते, मैं बोर्ड का यूज करता, कॉर्नर दिखाता आपको, मेरी चाल, आपको चाल मतलब मैं जो टहल रहा होता हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपको अभी तक तो केवल ऊपर का पोर्शन दिखता है बेटा, पैर मेरे किस तरीके से चल रहे हैं, मैं बच्चों को किस वे में जाकर ट्रीट कर रहा हूँ, ये सब क्या होगा बेटा, मेरा टीचिंग एड्स के रूप में काउंट होगा। आप कहोगे सर शरीर का ढांचा भी, शरीर का जो ढांचा नहीं कहने का मतलब है, शरीर की जो मतलब एक्सप्रेसिव है कि आप किस वे में एक्सप्रेसिव होते हो। ठीक है, जैसे आपको याद होगा आज मैं बोला था कि बच्चों की जो भाव भंगिमा थी, जो गेस्चर था, वो ऐसा महसूस हो रहा था शुरुआत के 10 मिनट में कि एकदम बस वो डाउन हो चुके हैं। वंस की क्लास लेने के बाद उसकी सारी बैटरी एकदम कंज्यूम हो चुकी है। फिर से उसमें एनर्जी भरने के लिए क्या बोला, मुझे एक मोटिवेशनल स्पीच देना पड़ा। बच्चे फिर से एकदम एनर्जेटिक हो गए और 2 घंटे की क्लास 2 घंटे 5 मिनट तक चली गई। ठीक है ना, तो ये चीजें क्या है, टीचर को एडजस्ट, टीचर को मास्टरी होना चाहिए अपने क्लास को कंट्रोल करने के लिए। आपको क्या लगा, मैंने बोला कोई बाहर चले जाओ तो भेज देता क्या किसी को? एक भी बच्चा उठ के नहीं गया बेटा, पूरी क्लास वैसे ही की वैसी बैठी रही, क्योंकि उनको पता है कि टीचर का कहने का लहजा क्या है। तो बी केयरफुल। चलो बहुत खूबसूरत बेटा। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएटली, कि मुझे आपको कौन सी चीज किस वे में बतानी है। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, कि पहले मैं आपको नोन चीजें बताऊं, फिर अननोन बताऊं, पहले जनरल बताऊं फिर पर्टिकुलर बताऊं, या पहले ही पर्टिकुलर बताऊं। मैं कह दूं कि अच्छा आप ये बताओ कि नोबेल पीस प्राइज कहाँ मिलता है, आप कहोगे सर पहले ये तो बता दो कि नोबेल प्राइज होता क्या है। यानी पहले मैं आपको जनरल आइडिया दूंगा ना बेटा, तब मैं आपको जनरल से पर्टिकुलर को उठा के लेके जाऊंगा। क्या मैं पहले ही क्लास ये लेके आ जाता कि फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग? नहीं बेटा, पहले मैं आपको ये तो बताऊं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि पेडागोगी इसका कोई पार्ट है,
तब आपको समझेगा अच्छा दो चीजों से मिलकर टीचिंग एप्टीट्यूड बनता है। सर अभी हमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, फिर जब माइक्रो टीचिंग पढ़ाएंगे तो पेडागोगी होगा। यानी चीजें क्या बेटा, एक सिस्टमेटिक तरीके से रन करानी है, दैट इज नॉन एज द मेंटल एबिलिटी। ठीक है, और मेथोडोलॉजी। ठीक है, पैशन फॉर टीचिंग, मैंने बार बार कहा, अभी आपसे मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि बेटा कंप्लीट, अब धीरे धीरे क्या होगा, मुझे कंफर्ट जोन में मैं जा रहा हूँ, रिलैक्स मोड में, टच रिलैक्स में रहो, ये क्या है, पैशन है पढ़ाने का। ठीक है, राहुल सर भी कह रहे, अरे सर आप तो एकदम जनरेटर की तरह चलते रह गए, ठीक है, खाना भी नहीं खाया, मतलब कोई बात नहीं सर। सर को मैंने बताया कि सर मैं सुबह से 4 चाय पर या जिंदा हूँ। ठीक है, अब क्या है, एक्साइटमेंट है उस चीज को, एक्साइटेड है पढ़ाने के लिए। इसलिए नहीं कि बच्चे 40 दिन बाद हमारे पास नहीं होंगे, 40 दिन बाद फिर दूसरे बच्चे आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन बच्चों के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनके प्रति हमारे मेहनत करने का जज्बा है, वो जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि मैंने बोला जिस दिन हमारा पैशन मर गया ना बेटा, प्रोफेशन अलग चीज है, पैशन अलग चीज है। टीचिंग इज माई पैशन। एक लिमिट के बाद शायद प्रोफेशन बन जाए, एक उम्र जब मेरी क्रॉस हो जाएगी जहां मुझे लगेगा कि मेरे अंदर अब उतना पैशन नहीं है, लेकिन तजुर्बा है, तो मैं तजुर्बे का पैसा खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टिल अभी क्या है बेटा, पैशन प्रोफेशन दोनों है, तो अभी मैं उसमें क्या हूं, अपना 110% दे सकता हूं। 2 क्लास इधर लिया, 2 क्लास वहां लिया, 2 क्लास वहां लिया, तो ये क्या बेटा, पैशन प्लस प्रोफेशन है। लेकिन एक उम्र के बाद मान के चलो 10 साल बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मैं रिलैक्स मोड में हूँ, तो एक आराम से किसी जगह पर बैठ कर और शांति से पढ़ाता रहूंगा, या जो भी काम करना हो करूँ। क्यों? क्योंकि तब पैशन किस में बदल जाएगा बेटा, प्रोफेशनलिज्म में। समय के साथ साथ बदलाव होना सबसे बड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपको मैं अगर झूठा कह दूं कि नहीं नहीं 10 साल बाद भी इतनी एनर्जी होगी, हो सकता है एनर्जी इससे ज्यादा हो, लेकिन पैशन थोड़ा सा कम जरूर होगा। नेगेटिव बात है, पर मैं जो बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं बेटा आपको। एक समय के बाद शरीर थकेगा जरूर। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन स्किल टू एक्ट एज बेस्ट गाइड और मेंटर। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों के पास है कि क्या आपको लगता है कि मेरे अंदर ये 2 गुण है कि मैं आप लोगों का बेस्ट गाइड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मेंटोर, बेस्ट टीचर, बेस्ट काउंसलर का रोल अदा कर पाता हूं या नहीं? वो जवाब आप दे सकते हो। मैं अपने आप को किस जगह पर रखूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, आप किस जगह पर रखोगे ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मेरी बात उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। Next, experience, most important thing. It well known fact that it is easy to become teacher after fulfilling the criteria, but they actually become master with their experience. मैंने क्या कहा बेटा, टीचर आप भी हो, ठीक है ना, आप भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ये पीपीटी आपको दे दूं, आप भी मेरे जैसा पढ़ा लोगे। ठीक है, कैसे? आप भी लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके बोल दोगे। लेकिन बेटा किस लाइन के बाद कौन सा पंच लाइन पुट करना है, कौन सा एग्जाम्पल पुट करना है, किसका एग्जाम्पल देना है, कितना तक देना है, बच्चों के साथ कितनी देर बात करनी है, कैसे इंगेज रखना है, शायद इसमें आप मेरे से पीछे हो जाओगे। हो सकता है कि आज से 5-7 साल बाद जब आप अनुभव अर्जित कर लोगे तो मुझे बेशक रिप्लेस कर सकते हो, और करते भी है। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है बेटा जो कभी मेरे पास्ट में स्टूडेंट रहा गए होंगे। ठीक है, आज वो मेरे साथ पढ़ाते भी है, आज वो मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, वो मेरे अब कलीग हो गए जो स्टूडेंट थे। तो समय बहुत कुछ होता है बेटा, और टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड टाइम इज द बेस्ट टीचर इन आवर लाइफ। समय सबको सब कुछ सिखाता है, इस बात का आप लोग एहसास रखना जरूर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, high qualification may give teacher age in term of understanding the different topic or complex formula, but it is the experience in the classroom which helps you to learn and employ better method to effective learning of student. This is also required to handle different mindset of different student in classroom. ध्यान से सोच लो, मैंने क्या कहा कि कल को कोई एकदम बेस्ट ब्रांड से उतर के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ब्रांड ब्रांड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, लेकिन वो बेस्ट होगा क्योंकि वो ब्रांड वाला है, ये जरूरी नहीं है बेटा। क्योंकि उसने अपने आप को डेवलप ब्रांड के नाम किया है, लेकिन उसका अनुभव किसी काम का नहीं है। मैं ब्रांड हूं, मुझे पता है। हम लोग 158 अब 59 होने जा रहे हैं, 159 के हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर है। वो फैमिली प्लस आप लोग ना जाने कितनी बड़ी फैमिली बेटा, असंख्य। इतने परिवारों को हम भी तो झेल रहे हैं, झेल इन द सेंस रहे पॉजिटिव झेल रहे हैं ना, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चे हैं, हम इनको पढ़ाते हैं, इनसे सुनते हैं, सीखते हैं। ये क्या बेटा, ये हमारा भी एक्सपीरियंस है।
तो ये एक्सपीरियंस आज नहीं तो कल किसी ना किसी के काम आएगा कि नहीं आएगा। कल को आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो कोई आपसे पूछेगा, अरे जरा बताओ ना बेस्ट इंस्टीट्यूट का नाम, आप तुरंत कहोगे अरे पहले सुनो हायर एजुकेशन में पता करो, अगर वहां क्लास नहीं चल रही तब कहीं और जाना, नहीं तो पहले वहीं जाओ। फिर नाम पता करोगे किसका, राहुल सर वाला, हाँ हाँ उसमें कौन, अरे विकांशु सर की क्लास लेना है पहले, उसके बाद किसी और की क्लास लेना। अगर वो समझ आ गया तो समझ लो तुमको कोई भी पढ़ा लेगा। ठीक है, इसलिए नहीं कि विकांशु सर सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि विकांशु सर की घूमती हुई बातों में अगर आप समझ गए तो समझ लो उनसे सीधा तो बाकी सब पढ़ाएंगे, वही थोड़ा घुमा के पढ़ाते हैं। ये क्या था बेटा, आप तारीफ भी कर रहे हो मेरी और आप उस बच्चे की मेंटल एबिलिटी के साथ खेल रहे हो कि ध्यान रखना अगर उस टीचर को समझ गए तो उससे सब स्टेट ही पढ़ाएंगे। उसकी बातें पहली नजर में तुमको बुरी लग सकती है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। ये क्या था बेटा, मेरा अनुभव, आपने जो कीमती समय मेरे साथ बिताया वो आपके एक्सपीरियंस में भी झलकेगा, इसलिए टीचर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पढ़ा रहे हो उसके बारे में कितना ज्ञान है। मेनी टाइम टीचर हैज द असाइंड अ सब्जेक्ट इन विच ही इज नॉट स्पेशलाइज्ड एंड ही हिमसेल्फ नॉट इन द बेटर पोजीशन टू हेल्प द लर्नर इन इफेक्टिव वे। मैं बार बार कहता हूँ जो सब्जेक्ट मैं नहीं जानता हूँ ना उसमें कभी भी उंगली नहीं करता हूँ। आज ही मैं 10 लास्ट क्वेश्चन साइंस का करा रहा था, लेकिन मुझे पता है इतनी भी बुरी मेरी साइंस नहीं है, लेकिन मैंने कराने से पहले एक डिस्क्लेमर क्या कह दिया बेटा कि देख लो अब इस 10 क्वेश्चन में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी आपको याद होगा वो एक प्यूरिफाई क्वेश्चन वाला, वाटर वाला, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की आप लोग को एक अलग तरीके से कोशिश की। मैंने न्यूटन के सारे फॉर्मूले आपसे पूछे, ग्रेविटी वाला एग्जांपल भी दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन के भी बात की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितने देर तक किस बात को कितना डिफेंड कर सकता हूं। अगर एक समय के बाद मुझे लगेगा कि ये मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ और कहता हूँ बेटा बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबकी बात मैं बहुत देर देर तक कर रहा था। साइंस में मैंने केवल चुनिंदा बातें की है, या आपको जितना सुनना चाहिए उतना ही बोला है, उससे ज्यादा बातें नहीं की है। जैसे मैंने रोक के रखा है कि बाबर अगली क्लास से शुरू करूंगा, या मान लो कल गांधी पढ़ाऊंगा, या पॉलिटी में कुछ बातें बताऊंगा, तो मैं आपके स्टैंडर्ड को भी तो जज करूंगा कि हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो। अगर ये चीजें मुझे पता होंगी तभी तो मैं आपको ढंग से पढ़ाऊंगा बेटा, अगर ये चीज ही नहीं पता है बेटा तो मैं कैसे आपको पढ़ा पाऊंगा। क्लियर है मेरी बात? एक बार ओके का बटन जरा दबाओ कि सर यहां तक कोई डाउट नहीं है। So the patient passion towards the subject and SME is also subject matter effectiveness होता है। SME का मतलब बेटा subject matter is also key factor that impact learning of a student. For example, this is very rare chance that arts teacher can give good learning experience in subject related to science. ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं खुद एक आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ बेटा, पर मैं लगभग लगभग कोशिश करता हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट ना पढ़ाऊँ। मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट ना पढ़ाऊँ, लेकिन इन केस कभी कभी मुझे लगता है कि कोई सब्जेक्ट जो मेरे इर्द गिर्द घूमता है मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एक बहुत फनीस्ट स्टोरी बताऊंगा, आपको सुन के हंसी आएगा कि जब मैं शुरू शुरू पढ़ाना शुरू किया था आज से 10 12 13 14 साल पहले, तो मैं अकाउंट्स भी पढ़ाता था। और अकाउंट्स के बच्चे को क्या करता था, मैं उसको बोलता था देख बेटा थ्योरी मैं पढ़ा दूंगा, जो न्यूमेरिकल होता है वो तो किसी और से पढ़ा। वो कहता बस भैया, वो भैया बोलते थे उसे बेटा, अभी भैया ही बोलते हैं, अब तो सिलेक्टेड हो गए, बीटेक उटेक कर चुके हैं। वो कहते थे भैया बस आप हमें थ्योरी पढ़ा दो, थ्योरी समझ गए ना तो हम अकाउंट्स बना लेंगे। तो यू कैन थिंक कि उनका कितना प्यार था मेरे प्रति। एक बच्चा था जो मुझे बार बार कहता था, जब भी मैं वीकली फीडबैक लेता था अपना, तो कहता था भैया मुझे नहीं पता कि आप पूरे सप्ताह क्या पढ़ाते हो, लेकिन हर दिन मैं एक नई चीज सीख के जाता हूँ आपसे। गारंटी है कि हर दिन आप 1 घंटा में देते हो तो एक नई चीज आपसे सीख के जाता हूँ। ठीक है, अब वो कभी उसने शेयर नहीं किया कि वो एक चीज क्या है या एक गुण डेली मेरे से क्या सीखता है। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। ये क्या बेटा, गिव एंड टेक का। तो जरूरी नहीं है कि टीचर जिस वे में रहता है, जिस क्राइटेरिया से गुजरता है, जिस एग्जामिनेशन हॉल से गुजर के आया है, जरूरी नहीं कि वो सब उसको बेनिफिशियरी होता है या बेनिफिट पहुंचाता है। कभी कभी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें भी उसको आपके द्वारा दिया गया अप्रिसिएशन में उसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच का काम कर सकता है। इसलिए आर्ट्स और साइंस के टीचर का खेल एक लिमिट तक चलता है, नहीं तो बहुत कुछ भी हो सकता है। ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, लर्नर। ये ध्यान रखना, ऊपर अभी तक जितना पढ़ा बेटा ये सब टीचर के बारे में था। नाउ टाइम टू द लर्नर, कि टीचिंग का दूसरा ही फैक्टर पर्सन कौन है बेटा, लर्नर। Learner. Learning is the most effective when the difference in learner's language, culture, and social behavior are taken into account. It's necessary to take note of the intelligence, ethnic group,
race, belief and socio-economic status of the learner which can influence the teaching in the classroom। ध्यान रखना बेटा, जब भी कभी मैं तुम लोगों में से कोई नया स्टूडेंट आता है तो मैं हमेशा क्या कहता हूं बेटा कि वेलकम इन द आवर फैमिली ऑफ हायर एजुकेशन ऐप 1। ठीक है, तुम लोगों से तो मैं कभी नहीं पूछता हूँ बेटा कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हो, लेकिन ऑफलाइन जब भी मौका मिलता है तो मैं पूछता हूँ हर बच्चे से कि बेटा किस चीज़ की तैयारी, क्यों, क्या। क्योंकि अब उतना समय नहीं है बेटा, इसलिए मैं ये सारे सवाल नहीं पूछ सकता। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 12 बच्चे हैं तो 12 5-5 मिनट दूंगा तो 60 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो गए, और 60 मिनट का क्लास है बेटा। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, 5 मिनट में मैं अपने 5 बच्चों से फटाफट फटाफट पूछ लिया, क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हो, आप लोग टाइप कर रहे हो। तो इन सभी बातों का मैनेज करके मुझे लर्नर की जो एक्टिविटी होती है वो अंडरस्टूड करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए मैं एक शब्द क्या बोलता हूं बेटा कि आप सभी का आपके परिवार में स्वागत है। ये चीज क्या शो करती है बेटा, ये चीज ये शो करती है कि अगर हम लोगों से कोई नया स्टूडेंट जुड़ता है तो हम उसका कितना ख्याल रखते हैं। इसलिए उनकी एथनिसिटी, मैंने बार बार बोला, टीचर का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना लिंग होता है। वो हमेशा एक निष्पक्ष होकर, इम्पार्शियल होकर काम करता है। पार्शियल हो जाएगा तो दिक्कत है। वही बात कर रहे हैं कि मुझे आप सभी का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं कोई भी ऐसा कमेंट पास नहीं करूंगा जिससे आपको चोट लग सके। ठीक है, आपकी एथनिसिटी, आपके कास्ट, आपके रिलीजन को चोट लगे, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोलूंगा। अगर बोलना भी होता है तो पहले ही कह देता हूं कि बेटा इसको एज ए स्टूडेंट समझना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं बहुत बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं कि बेटा एज ए स्टूडेंट समझना, किसी गलत वे में लेकर मत चले जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर जब मैं मिडियवल हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, 2-3 सुल्तानों के बारे में बातें करता हूँ तो मैं शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखता हूँ। और पहली क्लास में समझाया था, टीचिंग इज द सेल्फ कंट्रोल एक्टिविटी ऑन लैंग्वेज। अगर आपके सब अशब्द हो गए ना बेटा तो आपके अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। इसलिए जब भी बोलना ना बेटा सोच समझ के बोलना, क्योंकि सामने वाली दुनिया जजमेंट बहुत जल्दी देती है, और जज करने के लिए वो इंतजार नहीं करती है कि वो काम करके दिखाए। ठीक है ना, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। Every individual is different with other in the term of physical, social and cultural orientation. These aspects makes learner different from one another। बिल्कुल, एक क्लास 100 लोगों से भरी हुई है, लेकिन 100 क्लास को टीचर तो बेशक एक तरीके से पढ़ा रहा है बेटा। टीचर का पढ़ाने का नजरिया एक हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट का पढ़ने का नजरिया एक नहीं होता है। इस बात को चाहे आप लोग मानो या ना मानो, ये परम सत्य है। ठीक है बेटा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, ये जबरदस्ती वाली बात है। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट एलिमेंट है इन्वायरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द टीचिंग। मैंने क्या कहा बेटा, इन्वायरमेंट। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि क्लास एकदम जैसे रिदम नहीं चलता है, म्यूजिक उस वे में चल रही है, सर आ रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, एकदम सूनापन लग रहा है, एकदम सीधी सीधी बातें चल रही है, उसमें कोई मतलब मसाला टाइप का कोई बात नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही उतना स्मूथ चल रहा है, एकदम क्लास सिस्टमेटिक चल रही है। लेकिन यहीं पर कुछ चिल्ला रहा है, कुछ धीरे मिदम, एकदम कभी एकदम खामोश हो जाना, कभी एकदम एक्साइटेड होना। नहीं, मैंने क्या बोला था, क्लास शुड ऑलवेज रन इन द मॉडरेट फॉर्म। आप कभी इतने भी एक्साइटेड मत हो जाओ कि एकदम दीवार फाड़ के निकल जाओ, ये इतने भी लेस मत हो जाओ कि जमीन में धंस जाओ। इट शुड बी मॉडरेट। अभी मेरी आवाज में थोड़ी सी चमक कम है, धमक कम है, लेकिन आवाज आपके कानों को चुभ नहीं रही है, आपके कानों को सुकून दे रही है कि अरे वाह कितने स्मूथ वे में क्लास चल रही है। ये क्या बेटा, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट इफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है ना, देखते हैं अब इसमें शब्दों का क्या क्या प्रयोग किया है। Support material. Teacher support system is set of tools that will improve student achievement by improving the capacity of teacher। मैंने अभी बताया ना कलर का यूज करना। Different teaching aids and support system influence the way decision are made and information is passed to student। जैसे देखो अब अभी वाली क्लास में आप सभी प्यारे बच्चे एक दूसरे का कमेंट देख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को कोई उटपटांग कमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, रेनू कुछ पूछना चाह रहे हो क्या बेटा? आपने केवल सर, अच्छा ओके सर लिखा, ओके बाद पहले लिखा था, सर छूट गया था तो उसने ऐड ऑन कर लिया। लेकिन तुम लोग का आपस में किसी के कमेंट से कोई प्रॉब्लम है? जवाब होगा नहीं सर, बिकॉज आप सभी का फोकस बिल्कुल स्क्रीन पर है और कान मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बैलेंस बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन अभी इधर ही कोई आएगा, हाँ मारिया जरा अपने इंस्टा आईडी देना, नंदनी अपना फेसबुक आईडी देना, अच्छा दीपाली तू भी क्लास में, ये व्हाट इज दिस यार? आप क्लास में हो भाई, पहले पढ़ लो, बाद में फ्यूचर में कहीं मिलना तो दोस्ती कर लेना, लेकिन क्लासरूम वो माहौल है। ऑफलाइन बच्चे हो, क्लास खत्म होने के बाद मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीजें क्या है बेटा, आपके इन्वायरमेंट को जस्टिफाई करती है कि योर इन्वायरमेंट इज गुड और बैड। ओके,
Influence, it helps to analyze the area in which students are underperforming. This is also help teacher to gain new skill to increase students learning by use of the effective strategy. दिस इज वेरी वास्ट एरिया, ये मैंने पहले ही बता दिया कि इन्वायरमेंट है ना बहुत बड़ा एरिया बेटा, which include many subsections to be worked upon by teacher to improve overall learning process. मैं बार बार कह रहा हूँ कि learning is the most important thing regarding the teaching process through effective use of tools, असेसमेंट मेथड एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तीनों चीज का कि मैं किस प्रकार का टूल यूज करूंगा, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट पीडीएफ का बैकग्राउंड है, रेड है, नीला है, येलो है, ब्लैक है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, कौन सा सूट करेगा। आंखों को चुभना भी तो नहीं चाहिए बेटा, हर बात में एक लहजा, तो आंखों को चुभना भी तो नहीं चाहिए, ठीक है। थ्रू यूज ऑफ द टूल्स, असेसमेंट मेथड एंड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और फिर उसके बाद कि किस नजरिए से, क्या टेस्ट लेके छोड़ दिया, एमसीक्यू करा के छोड़ दिया, या 2-4 वाइस वर्षा हम लोगों ने वाइवा करके छोड़ दिया। आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, आप जिस वे में बात करोगे, जिस वे में बच्चे से बात करोगे, वो आपको बताएगा। और फिर प्रोफेशनली डेवलपमेंट, कि सच में टीचर ने प्रोफेशनली डेवलप किया है नहीं किया। बच्चा जब क्लास कंप्लीट करके जाएगा, बोला सर रिजल्ट की टेंशन मत लो, रिजल्ट नहीं भी होगा ना तो मैं आपको एक अच्छा इंसान बना के बताऊंगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं हर क्लास से, चाहे वो एंट्रेंस वाले हो या यूपीएससी वाले हो, कि यूपीएससी कभी भी फेल नहीं करती है किसी को। यूपीएससी कहती है कि इफ यू हैव ए कैपेसिटी देन पास मी, आप मुझे पास करके दिखाओ। दूसरी बात, जो इंसान यूपीएससी पास करे या ना करे, वो ऑफिसर बने या ना बने, लेकिन अगर सच में किसी ने शिद्दत से यूपीएससी की तैयारी की होगी ना, मैं ये बाकी एग्जामों के लिए नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि मैं आंखों देखा अनुभव बता रहा हूं आपको बेटा, कि यूपीएससी एक ऑफिसर ना बनाए आपको, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बना देगा। आपके अंदर अनुशासन फिलअप कर देगा, आपके अंदर एक योग्यता फिलअप कर देगा, आपके अंदर एक मैच्योरिटी तय कर देगा, आपके अंदर एक पैशन क्रिएट कर देगा। अब कमेंट बॉक्स में ये मत टाइप करना कि सर आपने यूपीएससी की तैयारी की है क्या, कितना अनुभव। जरूरी नहीं है बेटा कि आप हर मर्ज से गुजरोगे तभी उसका दर्द आपको एहसास होगा। कभी कभी आपका उम्र आपके अनुभव से ज्यादा बोल देता है, ठीक है, या आपका आपका अनुभव, आपके उल्टा बोल गया बेटा, आपका अनुभव आपके उम्र से ज्यादा बोल देता है। क्योंकि मैं जब भी ये बातें ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी बच्चों को बोलता हूं, तो उनका पहला ही सवाल होता है, अच्छा सर आप भी थी बता रहे। और मैं कभी कभी पता है क्या, अपनी ही बातों में ट्रैक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जनरली वही एग्जाम्पल देता हूँ जो आप बीती होती है। तो बच्चों का भी अपनी जगह सही होता है कि अच्छा लग रहा है, सर ने भी अपनी ही बात कही है। नहीं बेटा, मेरे अंदर जो ये पंचुअलिटी आई है टाइम का, या जो भी बात करने का, ये स्पोर्ट्स का क्वालिटी है, ठीक है। स्पोर्ट्स से मैंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए मैंने कहता हूं कि जब भी आप कोई भी काम करिए, आप उसके पॉजिटिव क्रक्स को लीजिए। क्योंकि मुझे सुबह 5:30-6 बजे इंस्टीट्यूट पहुंचना होता था, यानी अकाडमी पहुंचना होता था, तो घर से मुझे 5 बजे करीब या 4:45 पर निकलना पड़ता था। ये क्या पंचुअलिटी है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे टीचर जो 35-40 किलोमीटर दूर से आएंगे, वो मेरे से पहले ना पहुंचे, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो पहले पहुंच जाएंगे तो हमें कुछ कहेंगे, लेकिन अच्छा ना लगे। ये पंचुअलिटी ना, वो 10-12 साल की उम्र में जब आपके अंदर कोई नया गुण आता है ना, तो वो नशा हो जाता है। तो वो नशा आज क्या हो गया, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बेनिफिट भी मिलता है बेटा। बच्चे लेट आए तो नुकसान उनका है, टीचर लेट आए तो नुकसान उनका है, ठीक है। इसलिए टाइम का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, अब वो डेवलपमेंट कैसे होगा बेटा, स्टूडेंट असेसमेंट एंड स्कोर, कि स्टूडेंट को हम लोगों ने क्या दिया, किस वे में दिया, और उसको किस तरीके से असेस्ट किया, और उसका स्कोर क्या है। मैंने अभी कहा आपका अटेम्प्टेशन या आपका बेस्ट स्कोर है, आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड लेसन प्लान। अभी मैंने क्या बोला था बेटा, आपने देखा होगा कि क्रैश कोर्स से पहले जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, तो चैप्टर के नाम दिया करता था, हेडिंग में दिया करता था कि नहीं। लेकिन अब आप लोगों ने देखा होगा, जब 1 अप्रैल से मैंने पढ़ाना शुरू किया, आज 5वीं क्लास है, ठीक है, तो मैंने हेडिंग क्या देना शुरू कर दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड मैराथन 1-2-3, आज 4 हो गया। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अब मैराथन का शब्द का मतलब है कि अब मैंने कोई सीमा नहीं रखी है। अब मैं ये तय करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी आप तक वो शब्द पहुंचा दूं जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों में डिफरेंस समझा। पहले मैं पढ़ाता था तो मुझे पता था कि आज मुझे यही 2 टॉपिक कंप्लीट करना है 60 मिनट में, लेकिन अब मैंने टॉपिक तय नहीं किया है, अब मैंने प्लान तय किया कि मुझे इतने दिनों में ये पूरा कोर्स ही कंप्लीट कराना है, ताकि बच्चे का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और बच्चा क्वेश्चन करके आए अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का, या मैंने डायरेक्टली जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन है उसका, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे एग्जांपल्स आपको समझ आ रहा होगा। स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क तय करना,
मेरी पढ़ाई का स्टैंडर्ड मैंने तय किया है कि एवरेज से नीचे नहीं, एवरेज से बहुत ऊपर होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने जो पढ़ा है वो वर्ल्ड बेस्ट है, मेरे से बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल पढ़ा सकता है, लेकिन मेरे जैसा नहीं पढ़ा सकता, दैट्स इट। वो मेरे से बेटर, मेरे से बुरा पढ़ा सकता है बेटा, लेकिन वो हूबहू मेरे जैसा नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, जैसे बहुत सारे आप लोग बच्चों को भी कमेंट करते हैं कि सर आप पंकज त्रिपाठी जी जैसा दिखते हैं। नहीं बेटा, पंकज त्रिपाठी जी पंकज त्रिपाठी जी, उनके जैसा कोई नहीं दिख सकता, क्योंकि उनका हुनर, उनका लहजा, उनके बोलने की तरकीब, सब उनका अंदर। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। आप किसी का कंपेयर किसी के साथ करके ना, आप उसका जो बेंचमार्क होता है ना बेटा, उसकी जो क्वालिटी होती है ना, उसको डिग्निफाई आप कह सकते थे कि सर आप अपने आप में एक हो। ये बहुत अच्छा लगेगा सुनने में कि हाँ सच में मैं अपने आप में एक हूं। तो इसीलिए कोई आपका अगर किसी से कंपेयर करे ना, तो आप अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होना। आप बहुत ज्यादा एक्साइट, क्योंकि हमेशा इंसान क्या करता है, दूसरों से अपने बारे में तुलनात्मक अध्ययन चाहता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जी हम पंकज त्रिपाठी, तो क्या तुलना, पंकज जी कला के क्षेत्र से है, मैं शिक्षा से क्षेत्र में हूं। हो सकता है पंकज जी पढ़ाना भी अच्छा जानते हो, लेकिन पढ़ा तो नहीं रहे ना। हो सकता है कि मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी आई, जब मैं क्लास 10 में था तो कौन बनो करोड़पति हम लोगों ने टीचर्स डे में प्ले किया था। ठीक है, तो मैं एक्टर हो गया क्या? नहीं। द वे आई टीच, दैट इज माई ओन क्वालिटी। पंकज जी द वे ही इज एक्टिंग, दैट इज हिज क्वालिटी। ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी वन गुड एंड नॉलेज। इसलिए कभी किसी का स्टैंडर्ड और बेंचमार्क जो होता है ना, वो कंपेयर मत करना कि ये स्टैंडर्ड उन्होंने तय किया है और ये बेंचमार्क उनका उनके जैसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ये तुलना कर सकते हो कि विकांशु सर की क्लास पंचुअलिटी के साथ होती है, ये बेंचमार्क और ये स्टैंडर्ड सेट है। लेकिन मैं भी विकांशु सर की तरह ही पढ़ाऊंगा, मैं भी इनकी तरह ही बिहेव करूंगा, दैट नॉट बी पॉसिबल, एंड यू कैन नॉट कॉपी कैट। कहीं ना कहीं जाकर वो लहजा आप बदल दोगे। होप यू कैन अंडरस्टैंड हम क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, प्रोसीड। इफेक्टिव यूज ऑफ द ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टूल। आईसीटी बेस्ड मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है बेटा, जो करंट है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं इन सारी ही चीजों का एवरेज यूज कर लेता हूं? ट्रेडिशनल बोर्ड पर लिख लिख कर पढ़ाना, मॉडर्न बिना बोर्ड पर लिखे बातों से माइंड मैप के थ्रू, आईसीटी अब देखा होगा आपने जैसे पीपीटी बनाकर पढ़ा देना, कलर को बहुत यूज करना, कभी कभी डायरेक्टली नेट के थ्रू पढ़ा देना। ठीक है, या लाइव आपको क्विज करा देना, ये सब क्या बेटा आईसीटी के रूप में यूज करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आप लोग को समझ आया होगा। कोई डाउट है तो एक बार ट्वीट करो, क्योंकि फिर से 3 क्वेश्चन का हम लोग ब्रेक लेंगे एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, ब्रेक इन द एमसीक्यू के रूप में। आप कहोगे सर ब्रेक भी पढ़ाई के रूप में, ये भी एक हुनर वाली ही बात है। चलो एक बार ट्वीट कर दो आप सभी बेटा। चलो बहुत बढ़िया, फिर से एक बार एनर्जी बूस्ट अप करो अपने अंदर। और क्वेश्चन नंबर 23 ऑन बोर्ड। ठीक है, हाउ शुड अ पर्सन सेलेक्ट हिज प्रोफेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैं ऑफलाइन एक जगह पढ़ा रहा था बेटा, तो जब मैं पढ़ा के निकला तो एक बच्ची पूछ रही है, अच्छा ये सर बताइए आपकी सैलरी कितनी है? मैं पहले तो थोड़ी देर के लिए शौक रह गया कि उस बच्चे ने मेरे से ये पूछा क्यों। फिर मैंने पूछा कि बेटा क्लास का और आपके इस क्वेश्चन का कोई रिलेशन है? बोला नहीं सर, आई वांट टू बिकम अ टीचर एंड आई वांट टू नो दैट कि प्राइवेट टीचर की सैलरी अच्छी है, रिस्पेक्ट अच्छा है, या गवर्नमेंट टीचर की सैलरी और रिस्पेक्ट अच्छा है। मैंने बोला ना, इफ यू वांट द सिक्योरिटी, अगर आपको सेफ्टी कंसर्न से जाना है, गो विद द गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उसके खोने का डर नहीं है। ठीक है, प्राइवेट में क्या है बेटा, आज किसी के साथ तुम्हारा टसल हो जाए, वो कल को आपको थैंक यू बोल देगा। ठीक है, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई रिगार्ड नहीं बचेगा आपके कि आपने इतने साल उसके साथ क्या किया, किस तरीके से बिहेव किया, उसके लिए आपने सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, उसको वन ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए आपने सब कुछ किया। लेकिन जिस दिन आपने एक गलत कोई काम कर दिया जाने अनजाने में, उस दिन आपकी सारी अच्छाइयां रातों रात समाप्त हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको टाइम टू टाइम बातों को प्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग के मन में भी कुछ ऐसा सवाल होगा, ट्राई टू डोंट आस्क। सैलरी कोई किसी को नहीं बताता है, और फिक्स होती तो इनकेस में रमसम आपको बता देता, सैलरी मेरी कोई फिक्स नहीं है। चलो ओके, क्वेश्चन का जवाब जल्दी से।
Question number 23. As per his qualification and interest, as per present time, as per the advice of other, as per his interest, qualification, social and economic status. बहुत ही प्यारा आंसर होना चाहिए, बहुत ही प्यारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, सोच समझकर जवाब दीजिए। और खासकर कोविड के बाद आप ये जवाब दे रहे हो, कोविड के बहुत बड़े नेचुरल डिजास्टर से गुजरने के बाद इस सवाल का लहजा जेन्युइनली बदलना चाहिए, जेन्युइनली बदलना चाहिए। तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? 23 का डी। इंटरेस्ट पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन अब नया वर्ड जोड़ लो, सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी। अब वो नहीं कि बेटा हम बड़े हैं तो हम काम नहीं करेंगे, अब आपको काम भी करना होगा, क्योंकि नेचर ने हमें सिखा दिया कि नेचर से बड़ा कोई नहीं है, नेचर से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा नेचर है और नेचर ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास टेस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लास टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? टू जज हाउ मच इज द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, रिवीजन, ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्स, नॉन ऑफ द एबव। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और बहुत इजी वे में आप समझ भी जाओगे। तो क्या है बेटा? टू जज हाउ मच डिड स्टूडेंट अंडरस्टैंड। मान लो कोई चैप्टर पढ़ा दिया, उसका टेस्ट ले लिया, तो पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना गेन किया है। Question number 25. If a student is absent from the class for a long time, what will you do as a teacher? As a teacher आप क्या करोगे अगर कोई बच्चा बहुत दिनों से आपके क्लास में नहीं आ रहा है? ठीक है, जनरली ऑफलाइन तो मैं अपना अनुभव बताऊं कि कोई बच्चा अगर 2 से 3 क्लास नहीं आता है, तो मैं जो भी काउंसलर होते हैं या जो भी मेंटर होते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया उस बच्चे के बारे में पता करो। ठीक है, कि क्यों नहीं आया। अगर मान लो कोई नया बच्चा है, पहले दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया, तो मैं तो दूसरे दिन ही कह देता हूँ कि भाई पता करो, क्या डेमो अच्छा नहीं लगा, क्या उसको मेरी बात नहीं समझ आई, या मेरे से पढ़ना नहीं चाह रहा है। बिकॉज विदाउट रीजन आई नेवर वांट टू गो एनी स्टूडेंट, कि मैं किसी भी बच्चे को जाने नहीं देना चाहता। अगर जेन्युइन रीजन है कि सर समझ में आया लेकिन हम थोड़े महीने बाद एडमिशन लेंगे, वो ऐसा भी होता है। आजकल नया ट्रेंड चला है बेटा, आराम से 3-4 डेमो ले लेते हैं बच्चे, उसके बाद कहते हैं कि सर हम ना मार्च से ज्वाइन करेंगे, और डेमो लेने आए थे फरवरी में। सोच के देखो, 1 महीने पहले एडवांस में। ये तो चलो 1 महीने की बात है, एक बच्चा दिसंबर में आया, 5 बच्चों का ग्रुप है, एक बच्चा नहीं है, 5 बच्चों का ग्रुप है। उन्होंने कहा सर हमें डेमो चाहिए। 4-5 क्लासेस उन्होंने बढ़िया से सारे सब्जेक्ट का डेमो ले लिया। फिर जब उनके एडमिशन की बात है, पेमेंट की बात है, उन्होंने कहा सर हम तो अभी डेमो ले रहे थे, हमें जनवरी फरवरी में, बाद में 2-3 महीने बाद हम लोग सोचेंगे करने के लिए। अब बताओ ऐसे बच्चों के लिए क्या बिहेव किया जाएगा? तो बी केयरफुल। आप जब भी ऐसे बातें हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या होगा। तो क्या करोगे? सेंड हिम अ वार्निंग लेटर। ध्यान रखना, ये उस कारण से कि जानबूझकर अगर बच्चा एब्सेंट कर रहा है तब ध्यान रखना, ठीक है ना। और नहीं तो ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर इज एब्सेंस होगा, ठीक है ना। दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस दोनों में आपको कंफ्यूजन होना जेन्युइन या लाजमी बात है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डैश इन द कमीशन डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, ठीक है ना। इसका आंसर वैसे यहां पर गलत दिया है, ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा बेटा। आर्टिकल 21A जो है, ठीक है, जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन कहते हैं, वो हमें एलिमेंट्री एजुकेशन की यानी प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है, जिसमें हम क्लास 1 से लेकर 1 नहीं मतलब नीचे से लेकर 8 तक की बातों को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी को हम लोग प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। क्योंकि धारा 370 अलग था बेटा, इसका आंसर यहाँ पर धारा 370 दिया, लेकिन वो सरासर क्या है बेटा, गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो 26 का आंसर मैंने आपको अलग से बता दिया बेटा। चलिए 27 का आंसर, ठीक है। सपोज यू पनिश्ड अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय मिस्टेक। हिज पेरेंट्स कॉल अनदर सीनियर टीचर टू डिस्कस अबाउट द रॉन्ग पनिशमेंट। व्हाट विल यू डू इन सच केस? यू विल वेट फॉर द सीनियर टीचर्स रिप्लाई, you will inform the principal, you will feel insult and stop paying attention to the student, you will call the parents personally to discuss। सोच समझ के जवाब देना। ऐसा जनरली मेरे पास नहीं हुआ है कभी भी, ठीक है, मैंने कभी भी किसी बच्चे को डायरेक्टली या अननेसेसरी नहीं डांटा, ये मुझे पता है। हाँ कंप्लेन हुई है, कंप्लेन बहुत बार हुई है, बहुत ही बार, बहुत ही, ठीक है। मेरे जीवन के शुरुआती पल में हमेशा ऐसे थे। बाद में ऐसा नहीं कि वो बच्चे मुझे सॉरी नहीं बोलते थे, बाद में वो बच्चे बोलते थे, यहाँ तक कि बाद में पेरेंट्स ने भी सॉरी बोला कि नहीं सर आपके बोलने का लहजा थोड़ा तेज जरूर था लेकिन गलत नहीं था, हम मानते हैं कि ये कमी हमारे बच्चे में है, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत बार मैरिड वीमेंस ने भी कंप्लेंट कर दी कि सर आप सम्मान नहीं करते हमारा, आप एकदम मतलब मुंहफट मतलब समझते हो, हमारे मुंह पर हमारी बेइज्जती कर देते हैं। तो मैंने उनको बहुत समझाया था कि आप क्लास में एज ए स्टूडेंट आए, मैं आपको एज ए स्टूडेंट ही देखता हूँ,
आप उम्र में बेशक हमसे बड़े होंगे, लेकिन आपका तजुर्बा स्टूडेंट वाला है, हमारा तजुर्बा टीचर वाला है, तो मैं आपको डांटने का भी अधिकार रखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस जगह में अगर गलती हो भी गई तो मैं चुप था, पहले पहले मैं देखूंगा कि मैंने बता दिया। जब भी मैं कभी कोई टसल होता है ना मेरा किसी बच्चे का, टसल इन द सेंस ईगो वाला क्लास नहीं, कोई बच्चा बहुत बोलता है तो मैं हमेशा निकल कर, चाहे जिस भी सेंटर पर पढ़ा बेटा, हमेशा निकल के मैं उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को जरूर बताता हूँ कि देखिए भैया आज क्लास में इस बच्चे ने ऐसा किया है, ताकि वो आश्वस्त रहे कि हाँ मेरे टीचर ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि उसके पेरेंट्स आए तो वो कम से कम ये तो ना कह दे कि नहीं नहीं ऐसी घटना हुई नहीं हुई है, वो झूठा तो साबित ना हो। क्योंकि ध्यान रखना, जिस संस्था के प्रति आप जुड़े हो उस संस्था की सारी लाज आपके हाथ में है, क्योंकि उस संस्था ने अपनी सारी गरिमा की चाबी आपको दे दी है। ठीक है, मान लो मैं अभी हायर एजुकेशन का टी शर्ट पहन के हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मेरे शब्द से ऐसे, मेरी जुबान से ऐसी कोई शब्द नहीं निकलनी चाहिए जो मेरे संस्था यानी हायर एजुकेशन को, डिग्निटी को हर्ट पहुंचाए। हाँ बेशक मेरा ये वर्दी बनेगा, मैं किसी और के प्रति रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, तो भी मैं उसकी वर्दी पहनकर इसकी बुराई नहीं कर सकता, या इसकी वर्दी पहनकर उसकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि गरिमा हर किसी की सर्वोपरि है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब एक टीचर रिटायर होकर या ट्रांसफर होकर दूसरे, रिटायर नहीं ट्रांसफर होकर दूसरे स्कूल में जाता है, कभी वो दूसरे स्कूल की बुराई नहीं करता है, हमेशा एक दूसरे का माहौल बैलेंस करके चलता है। ये गुड वे टू टीच है, ये गुड वे टू टीच है। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द वे ऑफ टीचिंग। ठीक है ना बेटा? तो क्या करूंगा मैं, या आपको क्या करना है कि आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करके चुपचाप आप इंतजार करोगे, क्योंकि मान लिया आपने आपने वर्ड बोला है प्रिंसिपल को कि गलती से हुआ है, अगर जेन्युइन भी किया तो आप बोल दो कि हाँ मैंने जेन्युइन ये काम किया है। ठीक है, चलिए 28 यहाँ है, लेकिन अभी 28 नहीं करेंगे, अब दोबारा से हम अपने पीपीटी पे आते हैं। बीच में थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए आपको देता हूं। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। अगला क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल आपको मिलते हैं? ठीक है, पहला है टीचिंग एड्स बेटा। टीचिंग एड्स आर द इंटीग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम। द मेनी बेनिफिट ऑफ टीचिंग एड्स इंक्लूड हेल्पिंग लर्नर्स इंप्रूव रीडिंग comprehension skill, illustrating or reinforcing a skill or concept, differentiating instruction and relieving anxiety or boredom by the presenting information in a new and exciting way. Suppose that बेटा यही सारी चीजें मैं आपको बार बार लिख के बताता तो आपको कितना बोर लगता है, अरे पता नहीं सर क्या क्या लिखना है अभी। जैसे एग्जांपल याद करो कि जब मैं पहले पीडीएफ से पढ़ाता था, आपके बुकलेट वाला पीडीएफ, तो रेनू ने एक दिन कहा कि सर एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या आप पूरे इस पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट कर देंगे? मैंने रातों रात मेहनत की और सारे पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे दिन जब मैंने क्लास में प्रेजेंट किया तो रेनू और बाकी बच्चों ने कहा थैंक यू सर। क्यों कहा बेटा? क्योंकि मैंने अपने वे ऑफ टीचिंग को चेंज किया, मैंने अपने टीचिंग एड्स का, और ऐसा नहीं कि मैंने अभी जो ये पीपीटी यूज किया ये लास्ट है, मैंने अभी कोई डायग्राम का भी यूज नहीं किया, और मेरा अगला मकसद है कि मैं अपने पीपीटी में डायग्राम्स यूज करूं ताकि उस डायग्राम से भी इंपैक्टिव बने। जैसे आज की अब दुनिया जो डिजिटल होगी वो 3D एनिमेशन यूज कर रही है, पढ़ाते समय 3D का प्रयोग कर रही है। मैं आपको मतलब आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मेरे पीपीटी में मतलब डायग्राम चलेगा, टीचर बच्चे को पीटता हुआ दिखाएगा, बच्चे को पढ़ाता हुआ दिखाएगा, ये भी इनोवेशन आ चुका है। तो आपको सर ये लाइव क्लासेस में हो सकता है? यस हो सकता है, थोड़ा समय है लेकिन ये भी लाइव क्लासेस में हो सकता है। हो सकता है कि आपके बाद आने वाला बैच इसका लुत्फ उठाए, या अगले सेशन में जब दोबारा से सीयूटी का कोर्स चले तो उस बच्चे तक हम ये शायद डेवलप कर लें। हम मतलब ये मुझे डेवलप करना है क्योंकि मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है। ठीक है, ओवरऑल जो सब्जेक्ट है वो अलग चीज है, ये मेरा पर्सनल है, तो इसमें जो भी डेवलपमेंट करना है मुझे खुद करना है। तो ये क्या बेटा कि टीचिंग एड को मैं कैसे न्यू एक्साइटिंग वे में प्रेजेंट करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है ना बेटा, ध्यान से। नेक्स्ट, लर्निंग इन्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वायरमेंट का लर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? देखो, क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम इन्वायरमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस एंड इट इफेक्ट्स बोथ टीचर एंड लर्नर। अभी मैंने बताया कि मैं बार बार, जैसे मैंने अभी क्लास शुरू किया था तो मुझे थोड़ी खांसी परेशान कर रही थी और थोड़ा सा हल्का सा थकान महसूस हो रहा था, तो मैंने क्या बोला कि बेटा मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने बोला ना कि 20 मिनट के बाद सब कुछ स्मूथ हो गया, ऑलरेडी हम 60 मिनट के बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा क्लास बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल एक्टिव मोड में हूं मैं, आवाज बेशक धीरे है, एक्साइटेड कम दिख रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई उतने ही एनर्जी के साथ हो रही है। ये क्या बेटा कि इन्वायरमेंट अगर सुटेबल होगा ना तो हम दोनों का व्यवहार अच्छा होगा। इन्वायरमेंट का सुटेबल होना टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए या टीचिंग प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहीं इर्द गिर्द डेली कुकर बजता था, आज नहीं बजा, कितना स्मूथ क्लास चल रहा है,
क्यों? क्योंकि कुकर बजने का समय अब हो रहा है, 9 बजते ही कुकर बजना शुरू होगा। आज सैटरडे है, हो सकता है कि मेरे भैया जी जो बगल में रहते हैं, कल उनको ऑफिस नहीं जाना होगा, तो आज वो लेट से खाना बनाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो इन्वायरमेंट का कूल एंड काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। while this is to be maintained by both by teacher and student। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखिए, जब रीजनिंग पढ़ाता हूं तो कमेंट ऑफ किया था, क्यों? इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए, क्योंकि आपने भी देखा था ना कि छोटी मोटी हरकतें होने लगी थी। ठीक है, बच्चे पढ़ाई पर कम एक दूसरे के नाम और इंस्टा आईडी पर ज्यादा भरोसा करने लग रहे थे। ठीक है, उनको लगता था कि यही मौका है, अभी इंस्टा आईडी मिल गया तो लाइफ बन जाएगी, वरना हम तो रैंक 1 ला के भी बेकार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो मासूम बच्चे, उनको अभी समझ नहीं आया अहमियत ऑफ क्लास। तो मैंने जब बंद कर दिया, सबके अंदर दर्द तो है कि सर ने बंद कर दिया, लेकिन मन ही मन खुशी है कि चलो इस बहाने फोकस तो केवल पढ़ाई पर होगा, क्योंकि अगर पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? बात समझ आ रही है? सही बात, एग्जाम्पल दिया कि नहीं दिया? जो ट्वीट करो इस बात पे। तो फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड। आपका चैट आपके कंसंट्रेशन को भंग कर रहा है। टीचर नीड टू फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट अलोंग विथ अदर फैक्टर to improve the classroom environment so that student listen teachers voice while interacting with student। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि जब तक आप मेरी बात सुनोगे ही नहीं, जब तक आप मेरी बात सुनोगे ही नहीं, तो आपको क्या समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं? आप तो बस स्क्रीन पर कोई इंसान बोल रहा है, पीडीएफ ऊपर नीचे हो रहा है, पीपीटी चल रहा है, वो लाल पीला हरा रंग से खेल रहा है, आपको यही दिख रहा है, लेकिन आपको जरा भी एहसास नहीं है कि वो टीचर कर क्या रहा है आपके साथ। वो टीचर आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा है, इस बात का थोड़ा भी इल्म नहीं है, आपको जानकारी नहीं हो, तो आप क्लास में बैठे क्यों? अभी देखो, आप लोग भी तो बैठे हो क्लास में, 4 5 जो भी बच्चे बैठे हो कि बैठे नहीं, हर क्वेश्चन में जब भी जो भी बात पूछ रहा हूँ, ये जो भी मैं आपसे एक्सप्लेन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपको सर बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम एकदम फोकस है, हमारा कंसंट्रेशन आपकी बातों पर है, आपकी स्क्रीन पर जो पीडीएफ ऊपर नीचे चल रहा है उस पर है, एकदम हम जरा भी इधर उधर भटक नहीं रहे। दिस इज व्हाट, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, ध्यान रखना दोनों का, ऑल्सो इफेक्ट लर्निंग करो। अगर मान लो मेरे पास बहुत पैसा होता तो शायद मैं थोड़ी देर के लिए लेजी भी हो सकता है, चलो यार आज केवल 2 क्लास लेके छोड़ दूंगा, तीसरी नहीं लूंगा, थक गया। लेकिन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मैं टाटा बिरला अंबानी के परिवार से नहीं हूं, ठीक है, मीडियम फैमिली से हूँ, लेकिन एक डिग्निटी भी है कि भैया खुद का भी पैसा होना चाहिए। इतने उम्र का हो गया हूँ, अपना पैसा अपने पैर पर खड़े नहीं रहूंगा तो कल को समाज क्या कहेगा। दूसरी बात है, मेरा सोशल बैकग्राउंड क्या है। हमारे घर में शायद ही ऐसा कोई इंसान है जो एमए नहीं किया है, वैसा कोई है नहीं, सभी एमए किए हुए हैं। हाँ, वो अलग कहानी है कि सबसे पहले मैंने एमए किया, मेरे बाद लोगों ने किया होगा गैप ले लेकर, लेकिन क्या है, सबने एमए किया है। तो हमारे परिवार को एक छोटा सा रुतबा जरूर है कि पूरा परिवार एमए लेवल का है, कम ने कम जिसने एमएससी एमए सब कुछ किया है, उसमें से कोई पीएचडी भी कर रहा है, कोई पीएचडी कर चुका है, यानी एटलीस्ट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, मास्टर। आप कहोगे सर आप अपने एग्जांपल क्यों दे रहे हो? फिर से वही बात, एटलीस्ट आप लोग मुझे जानते हो, मैं कहूंगा कि फलाना व्यक्ति का पूरा परिवार एमए किया हो, कौन है सर ये फलाना सिंह, फलाना व्यक्ति, फलाना मिश्रा, कौन है? नहीं पता बेटा, तो क्यों एग्जाम्पल दूंगा मैं उस व्यक्ति का जिसके बारे में आपको जरा भी जानकारी नहीं है? तो ऑलवेज गिव द रिलेवेंट एग्जाम्पल, बच्चे जिससे जुड़े हैं वो एग्जाम्पल दीजिए आप, ताकि बच्चों को भी एग्जाम्पल समझने में, अडेप्ट करने में सहायता मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। It has direct and indirect effect on thinking level of student and teacher both. Various study of teaching has pointed poor and rich student classify economically, and this factor has influence on their learning speed. बहुत important बात है बेटा। On other side, if teacher is less paid in term of salary, this also impact his thinking level and way of teaching in the classroom। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे रिश्ते बहुत सारे डायरेक्टर से इसीलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि मैं सच में जितना मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से मैं बताता हूँ कि शायद मैं जितना मेहनत करता हूँ वो मुझे पे नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है भैया, एक समय के बाद मैं उनसे दूरी बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे लेस पे होता है, मुझे पता है कि मैं जितना डिजर्व करता हूं उससे कम पे होता है, लेकिन वो रिगार्ड बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, वो मेरा सम्मान बहुत करते हैं, यानी वो मेरे काम की कद्र करते हैं। बेशक वो पैसा कम देते हो, लेकिन जो व्यक्ति आपकी काम की कद्र करता है ना, वो सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, अगर मान लो कोई अगर महंगा बिक रहा है ना, तो उसकी क्वालिटी है बेटा। आप बेशक मैकडोनल्ड की कितनी बुराई कर लो, लेकिन वो राम दिन के बर्गर से बेस्ट ही होगा बेटा।
क्योंकि रामदीन का बर्गर 30 रुपए का, वो 100 रुपए का, देर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 30 रुपए और 100 रुपया। अगर मैं 5,000 रुपए घंटे लेता हूं, अच्छा सोचना मत कि 5,000 रुपए घंटा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मैं 5,000 रुपए घंटे लेता हूं और कोई 500 रुपए घंटा ले रहा होगा, तो दोनों के टीचिंग एप्टीट्यूड में जमीन आसमान का अंतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 500 रुपए मजबूरी में ले रहा है, लेकिन वो समझ गया होगा कि उसकी अभी जो कैलिबर है वो 500 रुपए लायक है। लेकिन कहीं कहीं कैलिबर 5,000 का होते हुए भी 1,000 रुपए में काम कर रहा है, तो वो रिलेशन केवल गुडविल पर है, वो गुडविल पर है। तो मैं व्यक्तिगत अनुभव बता सकता हूं कि मेरे जहां भी रिलेशन वर्तमान में सब गुडविल पर है बेटा, ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर सकता हूं। मुझे पता है कि मैं जितना मेहनत करता हूं शायद उतना ना पाता हूं, लेकिन जिनके साथ भी मेरे रिश्ते अभी चल रहे हैं सब गुडविल पर, क्योंकि सब मेरा बहुत सम्मान करते हैं, सब मेरा आदर करते हैं, मेरे निर्णय का पालन करते हैं। मैं जो उनको एड एंड एडवाइस देता हूँ या वो जो मुझे एड एंड एडवाइस देते हैं, हम एक दूसरे को केयर एंड टेक करते हैं। लेकिन जिस दिन लगेगा कि नहीं वो मेरी तौहीन करने लगा, उसके लिए मैं बस एक एम्प्लॉय और एक कर्मचारी बन के रह गया, वो उसके लिए बस मैं आऊं, उसकी ड्यूटी करके चला जाऊं आम इंसान की तरह, उसके ऑफिस की प्यून की तरह, उस दिन रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि टीचर पैसे का भूखा नहीं, सम्मान का भूखा होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग भी जिस संस्था से जुटे, जिस स्कूल से जुटे बेटा, ईमानदारी का चोला कभी भी मत छोड़िएगा, और ना ही अपने नीतियों से कभी भी समझौता करिएगा। आपकी आवाज कड़क है, आप कड़क ही रहिएगा, क्योंकि वो कड़कता ही आपकी निशानी है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं जीवन से। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर आप बहुत इगोइस्ट हो। मैंने कहा बेटा, इस ईगो को ही कमाने में, इस प्राउड को कमाने में, इस घमंड को कमाने में मैंने 15 साल लगाए हैं। तो 15 साल की मेरी ये पूंजी है कि मैं आज 500 लोगों के बीच में खड़ा होकर कुछ अपने बारे में बोल सकता हूं। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के साथ साथ सेल्फ रिगार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी इंसान में सेल्फ रिगार्ड नहीं है बेटा, तो ध्यान रखना, मीनू बहुत लेट हो गए बेटा आज तुम तो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, हाँ बट आई विल बस ओके डेफिनेटली यू हैव टू बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का बेटा। अभी था क्या, अभी चल ही रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू से कर रहा हूं, ठीक है ना। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर रिगार्ड। हर किसी से समझौता कर लेना बेटा, लेकिन कभी भी अपने मान सम्मान से समझौता करके किसी के साथ काम मत करना, चाहे वो दुनिया का बेस्ट स्कूल ही क्यों ना हो। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मान सम्मान से समझौता कर लिया ना बेटा, उस दिन एक फकीर भी आपसे ज्यादा राजा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसलिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का रोना हमेशा मत रो देना कि नहीं नहीं मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट याद रखना बेटा, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो ना, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। एकता कपूर वाला 3 टाइम हो गया। चलो, expectations, every parents have some sort of expectation with his word in term of what and where they want to see their children। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे से होता है, मेरे माता पिता को मेरे से उम्मीद है, ठीक है, आपके माता पिता को आपसे उम्मीद होगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि पेरेंट्स को ये चीज चाहिए होता है। दिस हैज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, काउजिंग स्ट्रेस एंड एम्पावरमेंट। बच्चे कभी कभी स्ट्रेस में आते हैं, in often seen that if a student is not able to perform mentally, it create depression and sometimes leads to life failure। ये वाली बात गलत है थोड़ा, बच्चों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए आपका फेल होना आपके मेहनत को, या आप रैंक 1 लेके आ गए, ये तय नहीं करेगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है ना। रैंक 1 आपकी मेहनत को तय करेगा, आपकी अच्छाई बुराई को तय नहीं करेगा। लेकिन आप टूट जाओगे ना, तो आपकी अच्छाई बुराई को तय कर देगा। नेवर ट्राई टू लेट डाउन योर ओन सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन, क्योंकि आप जीवन से हार जाओगे ना, तो आपके माता पिता आपसे हार गए बेटा, ये चीज ध्यान रखना। नेवर disappoint your parents, one of the most valuable, ethical, moral और सबसे वैल्यूएबल चीज है आपके माता पिता इस दुनिया में बेटा। That is the reason parents' involvement in the learning process in important
to ease out burden on student and helping them to improve learning as well। इसमें पेरेंट्स की भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं जरूरी बातें हैं बेटा, जो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो बच्चों को ट्रीट करें, इस वे में ट्रीट करें कि बच्चों पर कभी भी उनकी अपेक्षाओं का दबाव ना हो जाए, इस तरीके से फील ना हो बच्चों को कि नहीं नहीं, माता पिता का अगर मैंने सपना पूरा नहीं किया तो माता पिता हमसे नाराज हो जाएंगे, हम उनका फैसला प्रूफ नहीं कर पाए तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे बर्डन वाले काम आपको नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का ये सुपर डुपर सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हम लोगों ने टोटल 28 तक का 27 तक का क्वेश्चन किया, फिर हम लोगों ने इस पीपीटी को कंप्लीट किया। अब एक्चुअली इस पीपीटी में अगला जो चैप्टर है ना, वो अलग टॉपिक शुरू हो रहा है, जो कि आज मैं नहीं करना चाहता हूं बेटा, और इसका अभी इस वाले से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि क्लास को एक कनेक्टिविटी में चलाना जरूरी होता है। फिर हम लोगों ने क्लास इस पीडीएफ से शुरू किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का जो हमारा मैराथन पार्ट नंबर 4 था वो सबसे अच्छे से समझ आया होगा। लंबा सेशन था, लगभग लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं मैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि एनर्जी लेट डाउन हो गया, लेकिन एक्चुअली अब नया टॉपिक शुरू हो गया जो कि 5-7 मिनट में खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं क्लास को यहीं पर एंड कर दूंगा। कल फिर आप लोग मुझे 10 बजे लाइव देख सकते हो, 10 से 12 जब मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है कल मैं गांधी पॉलिटी मतलब कल एमसीक्यू कम कुछ टॉपिक्स के रूप में डिस्कस करूंगा। ऊपर से पहली क्लास होगी तो बच्चे भी एकदम बिल्कुल रहेंगे, सर इस सब्जेक्ट के एक अलग एमसीक्यू लोगे आप? हाँ बेटा, मैं इस बार लूंगा, मैं इस बार लूंगा। आज मुझे वो एमसीक्यू का बंडल भी मिल गया है, तो मैं थोड़ा सा उसको एडिट एंड कैलकुलेट करा के जब मैं लास्ट क्लास ऑफ आप लोग का लूंगा ना बेटा, वो 100-150 का एमसीक्यू ऐप पर कराऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप लोगों को ऐप पर एक एमसीक्यू स्पेशल क्लासेस प्रॉमिस से पक्का करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करता हूं बेटा, जल्द मुलाकात होगी आप लोगों पर। सर कल कौन सी क्लास है? जीके की क्लास है बेटा, ऑफलाइन। ठीक है, 10 बजे। ऐप पर नहीं है बेटा, ऑफलाइन जाऊंगा, ऑफलाइन से लाइव जाऊंगा। ठीक है ना बेटा, तो आप लोग वहीं पर देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर करता हूं एंड, बहुत जल्द ऐप पर भी मिलूंगा और फिर